तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना जो React.js का प्रोजेक्ट होता है जो कि हम वाइट नाम की यूटिलिटी की हेल्प से क्रिएट करते हैं, उसको जब डिप्लॉयमेंट करने जाते हैं तो यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं यूजिंग दी बिल्ड कमांड। और वो जो बिल्ड फोल्डर होता है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन है जो कि React.js की सिंगल पेज एप्लीकेशन होगी वो हम यहाँ पे सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं। लेकिन इसमें पता है आपको दिक्कत कहाँ पे आती है? जब आप अपना कोड यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर करते हो और उसे आप किसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर जैसे कि गिटहब के अंदर पुश करते हो, और जब आपका कोड है वो डिप्लॉयमेंट के अंदर डिप्लॉयमेंट टीम के पास जाता है और वो वहां पे बिल्ड क्रिएट करता है, तो उसको बहुत सारी एरर्स आती है और फिर वो आपको बोलेगा कि ये सारी जो एरर्स है वो हमें फिक्स करके दो। तो क्यों ना अगर हम ऐसा कुछ करें कि जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या करें कि ये जो बिल्ड हम यहाँ पे प्रोडक्शन सर्वर के अंदर क्रिएट करते हैं उसको लोकली ही यहाँ पे क्रिएट कर ले और यहाँ पे ही टेस्ट कर ले। लेकिन यहाँ पे आपको एक दिक्कत आने वाली है कि आप उसको टेस्ट करें तो करें कैसे, बिकॉज यहाँ पे अगर आप packet.json के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक डमी रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है जो कि मैंने यहाँ पे वाइट नाम की जो यूटिलिटी है उसकी हेल्प से बनाया है। अगर आप चाहो तो ये कमांड रन करके आप भी इसे क्रिएट कर सकते हो। अभी इसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए एक है हमारे पास बिल्ड स्क्रिप्ट जिसके अंदर वाइट का एक कमांड रन किया हुआ है वाइट बिल्ड। अभी इसे हम रन करके देखते हैं तो यहाँ पे मैं करता हूँ npm run build और यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। अभी इस केस में यहाँ पे डिस्ट फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर एक तो हमें मिलता है index.html, और अगर आप इस एसेट्स फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक मिलेगी कंबाइंड इंडेक्स फाइल जो कि एक JS फाइल है, और यहाँ पे एक मिलेंगी स्टाइलिंग फाइल। अभी नॉर्मली जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं npm run dev कमांड, और ये जो dev कमांड है वो यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट करता है जो कि हमारा डेवलपमेंट सर्वर होता है, और ये रन हो रहा है हमारा 5173 पोर्ट के ऊपर। नाउ ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट में तो परफेक्टली काम करेंगी, लेकिन हमने ये जो डिस्ट फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया यूजिंग बिल्ड कमांड उसको कैसे रन करें, तो उसके लिए ये पूरा वीडियो है। तो इसके अंदर चले अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो डिस्ट है उसको आप यहाँ पे रन कर सकते हो। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल करना है npm iserve, और आप यहाँ पे लिखेंगे -g, जिससे ये जो पैकेज है वो आपका इंस्टॉल होगा ऑन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट। अभी ये जो पैकेज है उसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, और ये जो सर्व पैकेज है वो बेसिकली एक सर्वर ही क्रिएट करता है आपके इस पर्टिकुलर फोल्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उसके लिए अभी आपको यहाँ पे लिखना होगा सर्व, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे -s, और ये -s का मीनिंग है कि ये जो हम एप्लीकेशन रन करने जा रहे हैं वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अभी इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डिस्ट। अभी ये जो डिस्ट है वो आपका इस पर्टिकुलर रूट डायरेक्टरी के अंदर एक डिस्ट नाम का फोल्डर है उसका यहाँ पे हमने पाथ मेंशन किया है, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है -l जिसका मीनिंग है कि लिसन ऑन पोर्ट नंबर 5000। तो यहाँ पे हम ये जो लिसन है उसके अंदर यहाँ पे एक पोर्ट पास कर रहे हैं जो कि पोर्ट नंबर 5000, यानी कि हमारा ये जो डिस्ट फोल्डर है उसको पोर्ट नंबर 5000 पे एक सर्वर क्रिएट करके रन कर दो। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे लोकल 5000 पे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, और यहाँ पे आप ये जो सेम एप्लीकेशन है जो कि हमने इनिशियली डेव एनवायरनमेंट में रन की थी ऑन द पोर्ट नंबर 5173 उसको अभी पोर्ट नंबर 5000 पे प्रोडक्शन बिल्ड को रन किया है। तो यहाँ पे तो अभी हमने जब ये कमांड रन किया था npm run build तो आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखी होगी, लेकिन जब आप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा कोड करेंगे तो डेफिनेटली आप जब ये बिल्ड क्रिएट करेंगे तो आपको एरर्स तो दिखेगी ही दिखेगी। तो अभी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है कि किस तरह से आप ये जो डिस्ट फोल्डर है या फिर कई केसेस में यहाँ पे बिल्ड फोल्डर भी हो सकता है, वो आपके कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, उसको सर्व करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अभी देखिए इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको एक npm का बहुत ही पावरफुल एक कमांड है उसके बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे npm लिंक कमांड के बारे में और इसका क्या यूज है और इसको हम किस तरह से अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ VS कोड के अंदर, और अभी आप देखिए ये जो VS कोड है उसको मैंने एक npm लिंक नाम के फोल्डर के अंदर ओपन किया है। और अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो दो फोल्डर क्रिएट करने हैं, जिसमें से पहला एक मेरा फोल्डर होगा वो होगा बेसिकली कैलकुलेशन नाम से, और दूसरा एक फोल्डर होगा जो कि होगा माई ऐप।
नाउ आप ये सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे आके ऐसा ही फोल्डर क्रिएट कर लिए, लेकिन मैंने npm लिंक के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। देखिए, npm लिंक कमांड है, उसका यूज करके आप बहुत ही पावरफुल चीजें कर सकते हो। जैसे कि आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हो तो आपको मालूम होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपकी कुछ प्रोडक्ट है या फिर आप अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जो कि इंटरनल यूज केसेस के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सपोज कीजिए कि एक ऐसा कैलकुलेशन यूटिलिटी क्रिएट किया है जिसके अंदर आप कुछ ऐसे फंक्शंस क्रिएट कर रहे हो जो कि आपके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बने हुए हैं और वो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को ही काम आने वाला है। तो उस केस में आप क्या करते हो कि आपको जो वो पैकेज है वो npm के ऊपर पब्लिश करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आएगी कि आपको अगर उसे टेस्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे। देखिए, npm पैकेज को टेस्ट करने के लिए आपको उसे पब्लिश करना होगा, लेकिन वो एक प्रॉपर वे नहीं है। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं npm लिंक कमांड का, और वो कैसे करना है और इसके कुछ और भी फायदे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, आप इसे मान लीजिए कि ये हमारा पैकेज होने वाला है जो कि npm js पे पब्लिश होगा। और अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगी index.js। नाउ अभी मैं चलता हूँ टर्मिनल के अंदर और यहाँ पे मैं ls कमांड रन करूंगा और यहाँ पे चलूंगा कैलकुलेशन फोल्डर के अंदर। अभी यहाँ पे मुझे एक npm कमांड आता है जो कि है npm init। इसका यूज करके मुझे यहाँ पे node.js का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है एंड देन यहाँ पे आएंगे आप तो आपको यहाँ पे ये जो package.json है वो यहाँ पे क्रिएट होके मिल जाएगी। अभी इसको हम यहाँ पे थोड़ा मिमिक करने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा एक कोड लिखते हैं जिसके अंदर मैं एक सम का फंक्शन क्रिएट करूंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ module.exports और ये होगा एक हमारा ऑब्जेक्ट और इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि है सम फंक्शन। नाउ ये जो सम फंक्शन है वो बेसिकली दो आर्गुमेंट लेगा, पहला होगा नंबर 1 और दूसरा होगा नंबर 2। अभी इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये जो सम है उसका सम हमें रिटर्न करना होगा। यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2। अभी आप ये बोलोगे कि यहाँ पे कुछ एरर आ सकती है। आई नो कि यहाँ पे एरर आ सकती है बिकॉज हम यहाँ पे कुछ टाइप वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारा पर्पस नहीं है इस वीडियो का। हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि एक्चुअली में npm लिंक कमांड काम कैसे करता है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैकेज क्रिएट कर लिया है module.export की हेल्प से और अभी हमें इसको यूज करना है हमारे इस माई ऐप के अंदर। अभी ये जो माई ऐप है वो एक्चुअली में आपका प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके अंदर आपको ये जो कैलकुलेशन नाम का आप जो सेपरेट यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो, बेसिकली पैकेज क्रिएट कर रहे हो, उसका यूज करना है। तो आपको अगर इसे बिना पब्लिश किए npmjs.com पे अगर इसका यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए हम अभी चलेंगे एक डायरेक्टरी बैक और यहाँ पे अभी इस फोल्डर के अंदर जाने वाले हैं जो कि हमारा माई ऐप फोल्डर। अभी यहाँ पे मैं सेम काम करने वाला हूँ। यहाँ पे अगेन हम एक index.js फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे अगेन हमारा जो node.js का प्रोजेक्ट है उसे इनिशियलाइज करेंगे। नाउ इतना हो जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं एक टर्मिनल ही ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर क्या करेंगे, ये जो हमारा कैलकुलेशन नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पे स्विच हो जाएंगे, जिससे एक में हमारा रहेगा यहाँ पे माई ऐप और दूसरे में हमारा रहेगा कैलकुलेशन। अभी कैलकुलेशन के अंदर आके आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक कमांड रन करना है जो कि है npm लिंक। नाउ आप जैसे ही ये कमांड रन करेंगे तो यहाँ पे एक चीज होने वाली है और वो चीज क्या होगी, क्या आप गेस कर सकते हो? जी हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे दिखेगा एडेड 1 पैकेज, लेकिन यहाँ पे तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे पैकेज जेसन के अंदर देखोगे कैलकुलेशन के तो भी यहाँ पे आपको कोई चीज नहीं दिखेंगी और यहाँ पे माई ऐप के अंदर भी आपको कुछ नहीं दिखने वाला। तो ये देखिए, ये npm लिंक कमांड क्या करता है, हमारी जो ग्लोबल डायरेक्टरी होती है जहाँ पे हम कुछ ग्लोबल पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, इसके अंदर इसने क्या किया, आप देखिए इसने पूरा पाथ यहाँ पे कलेक्ट किया कि एक्चुअली में कैलकुलेशन फोल्डर जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है और इसने इसको इस पर्टिकुलर नाम से लिंक कर दिया जो कि हमने यहाँ पे package.json के अंदर दिया हुआ था। तो इसने इसे ग्लोबल पैकेजेस के लिस्ट के अंदर डाल दिया। तो अभी क्या होगा कि अगर हमें हमारे पीसी के अंदर कहीं पे भी ये जो पर्टिकुलर पैकेज है जो कि कैलकुलेशन पैकेज है उसकी नीड है तो उसे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी सवाल है कि इसको यूज करे तो करे कैसे, बिकॉज हमारा ये जो माई ऐप है इसके अंदर तो हम npm i करके
npm js से यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं सारी लाइब्रेरीज, तो इसको कैसे यूज करेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे रन करना है npm लिंक एंड देन हमारा जो पैकेज था जिसका हमने नाम दिया था वो था कैलकुलेशन। तो जैसे ही आप ये कमांड रन करोगे तो आप देखना इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया जो कि है node_modules, और इसके अंदर हमारा कैलकुलेशन पैकेज का सारा जो कोड है वो यहाँ पे लिंक हो चुका है। तो अभी इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे हम यहाँ पे कोलैप्स कर देंगे और यहाँ पे हमारी जो index.js फाइल है इसके अंदर हम एज यूजुअल यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे रिक्वायर सिंटेक्स यूज कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ const कैलकुलेशन इक्वल टू एंड देन यहाँ पे हम रिक्वायर का यूज करेंगे और इसके अंदर हमें मिलेगा कैलकुलेशन। नाउ ये जो कैलकुलेशन है इसके ऊपर हमने एक मेथड क्रिएट की थी, तो अगर यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा तो यहाँ पे हमें सम मेथड मिलेगी और उसके अंदर हमें नंबर 1 और नंबर 2 पास करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम नंबर 1 पास करते हैं 2 एंड नंबर 2 पास करते हैं हम 3। तो इसका हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 5। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ const आउटपुट इक्वल टू, और यहाँ पे ये जो आउटपुट है उससे हम यहाँ पे प्रिंट करवाने वाला है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ node index.js और आप देखिए यहाँ पे हमें सक्सेसफुल यहाँ पे 5 आउटपुट में मिल रहा है, यानी कि हमारा ये जो लोकल पैकेज है जिसको हमने यहाँ पे यूज किया हमारे माई ऐप के अंदर वो यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर रहा है और वो भी बिना npm के ऊपर पब्लिश किए हुए। अभी ये जो npm लिंक कमांड है उसकी एक और खासियत है। देखिए अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये जो सम फंक्शन है उसको हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इसको मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो मुझे इसे अभी यहाँ पे कहीं पे भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे रन करूंगा तो आप देखना हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। आउटपुट आया है यहाँ पे -1, जो कि बहुत ही करेक्ट है बिकॉज अगर 2 में से 3 माइनस होता है तो यहाँ पे हमें मिलता है -1, जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। तो ये जो npm लिंक है वो ऑटो सिंक हो जाता है जहाँ पे भी हमारा पैकेज है वो यहाँ पे रिक्वायर किया हुआ हो। तो एक बहुत ही पावरफुल फीचर है और अगर आप चाहो तो इसको टेस्टिंग में यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको npm का पैकेज क्रिएट करना है और उसे लोकली टेस्ट करना है तो वहां पे भी आप इसे यूज कर सकते हो। अभी ये तो हो गया कि हमारा ये जो पूरा जो प्रोसेस था वो तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन अभी सवाल ये है कि अगर आपको इसे यूज नहीं करना, लेट्स से कि आपने ये जो पैकेज है उसे npm पे पब्लिश कर दिया और अभी आपको इसकी लोकली टेस्ट की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसको रिवर्स करने के लिए, यानी कि अनलिंक करने के लिए? तो वो भी बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको यहाँ पे रन करना है npm अनलिंक कमांड और फिर आपको यहाँ पे पैकेज का नाम लिखना है जो कि है कैलकुलेशन। तो जैसे ही मैं ये कमांड रन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारा node_modules है उसके अंदर से ये कैलकुलेशन फोल्डर हट जाएगा और हमारा ये जो पैकेज है वो यहाँ पे अनलिंक हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने ये जो हमारा कैलकुलेशन पैकेज है इसके अंदर भी हमने npm लिंक कमांड रन किया था, तो उसे अनलिंक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे कैलकुलेशन फोल्डर के अंदर रन कर सकते हैं npm अनलिंक। तो यहाँ पे मैंने कमांड रन किया लेकिन फिर भी यहाँ पे कैलकुलेशन मॉड्यूल दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो npm uninstall sg और यहाँ पे आप पैकेज का नाम लिख सकते हो जो कि हमारा कैलकुलेशन, और यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो अभी ये अब की बार पक्का यहाँ पे अनइंस्टॉल हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये हमारा जो ग्लोबल डायरेक्टरी का लिस्ट था वो भी यहाँ से निकल चुका है। तो ये जो npm लिंक है वो बहुत ही पावरफुल टूल है अगर आप यहाँ पे कुछ लोकल पैकेजेस की टेस्टिंग वगैरह करना चाहते हो। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी इस पर्टिकुलर कमांड के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको कमिट करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका बताने वाला हूँ। देखिए हम हमारी रेगुलर रूटीन लाइफ में जब कोड करते हैं तो उसके अंदर हमारे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हम डेवलप कर रहे होते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम गिट जैसी सर्विसेज का यूज करके अपने प्रोजेक्ट का जो पूरा लाइफ साइकिल है उसको हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई फीचर डेवलप कर रहे हो तो उसके अंदर आप क्या करते हो, जैसे कि आपने एक साइन अप का फीचर क्रिएट किया तो उसके लिए आप गिट के अंदर एक अलग से साइन अप नाम की कमिट ऐड करते हो। लेकिन जब हम मैसेज टाइप करते हैं तो हम कोई कन्वेंशन फॉलो नहीं करते कि एक्चुअली में ये जो कमिट है वो किस तरह से होनी चाहिए, और एक्चुअली ये जो गिट है वो हमें एनफोर्स भी नहीं करता है कि हम किसी प्रॉपर वे में कमिट करें। तो वही तरीका मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है जो कि है index.js, और अभी मैं आपको पहले ट्रेडिशनल वे बताऊंगा जो कि हम यूज करते हैं। console.log स्टेटमेंट डालते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन अप फीचर। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक साइन अप फीचर बनाया है और यहाँ पे एक गिट रेपो इनिशियलाइज करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट इनिट, और
उसके बाद हम क्या करते हैं git add डॉट एंड देन यहाँ पे हम इसको कमिट करके ऐसे ही लिख देते हैं साइन अप फीचर एडेड। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो एक कमिट मैसेज है यहाँ पे, वो थोड़ा कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रहा है। हमने ऐसे ही रैंडम कमिट यहाँ पे कर दी कि ये साइन अप फीचर एडेड। अभी हो सकता है कि आप सेकंड कमिट करो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक और फीचर ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log लॉगिन फीचर एंड अभी इसको मैं अगेन कमिट करता हूँ git commit -am लॉगिन एडेड। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने कोई कन्वेंशन फॉलो नहीं किया, मैंने ऐसे ही लिख दिया साइन अप फीचर एडेड और लॉगिन एडेड। लेकिन अगर आप किसी बड़े कोड बेस पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे वो कुछ कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई फीचर ऐड कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिखते हो कमिट के आगे फिट एंड देन लॉगिन फंक्शनैलिटी। उसके बाद अगर हम साइन अप के लिए देखें तो आप यहाँ पे लिखते हो साइन अप फंक्शनैलिटी। तो कुछ इस तरह से हमें कमिट करनी होती है। अभी ये फीट जो है वो डिनोट करता है फीचर को, लेकिन यहाँ पे और भी वेज हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपना कोड रिफैक्टर कर रहे हो तो आप आगे प्रीफिक्स यूज करोगे रिफैक्टर, या फिर आप किसी CSS पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करोगे स्टाइल। लेकिन हमें जो हमारा गिट नाम का जो हमारा टूल होता है वो हमें कभी भी एनफोर्स नहीं करेगा कि आप इस कन्वेंशन को फॉलो करो। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टूल सेटअप करने वाले हैं और वो टूल आपको हेल्प करेगा कि आप इसी तरह के मैसेजेस राइट करें और कमिट करें, वरना आपकी जो कमिट है वो सक्सेड नहीं होगी और आपको वहाँ पे टर्मिनल के अंदर एरर दिखाई देगी। तो चलिए इसको सेटअप करते हैं। तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अभी क्या करेंगे हम, देखिए इसे सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले Node.js आपके सिस्टम में होना चाहिए एंड देन फिर आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करनी है npm init-y, जिससे आपका यहाँ पे एक Node.js का स्टार्टिंग package.json यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, जिसमें से एक तो है कुत्ता, यानी कि आपको यहाँ पे हस्की इंस्टॉल करना है। तो ये बेसिकली वो हस्की नाम की जो ब्रीड आती है वो कुत्ता नहीं है, एक्चुअली हस्की नाम का पैकेज है, तो इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद एक और पैकेज है जो कि है commit lint/cli एंड देन इसके बाद एक और है जो कि है @commit lint/config-conventional एंड देन -d, क्योंकि इसको हम एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसे एंटर करता हूँ। अभी देखिए ये जो हस्की नाम का पैकेज है वो हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम गिटहब के अंदर कुछ हुक्स क्रिएट कर सके। तो ये हस्की नाम का पैकेज हमें अलाउ करता है कि हम गिट के लिए कुछ हुक्स प्रोवाइड कर सके। फिर ये जो कमिट लिंट नाम का पैकेज है उसकी CLI और ये कॉन्फ़िग कन्वेंशनल नाम का जो पैकेज है वो बेसिकली हमें अलाउ करता है कि जब भी हम कोई कमिट करें तो वो हमारे कमिट को लिंट करेगा। मतलब कि अगर आपने किसी पास्ट के अंदर ESLint नाम का टूल यूज किया हो तो आपको पता होगा कि ESLint का वर्क क्या होता है, कि जब भी हम कोई कोड टाइप करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर तो वो हमें लिंटिंग प्रोवाइड करता है कि भाई आप यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हो तो इसको फिक्स करो। सेम उसी तरह से अगर हमें कमिट मैसेज के ऊपर लिंटिंग करनी है तो हमें ये पैकेज चाहिए होगा। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं पहले यहाँ पे एक git ignore क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं राइट करूंगा node_modules। अभी इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है npx husky init। तो ये हम यहाँ पे हस्की को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जो कि है .husky। फिर यहाँ पे आपको एक फाइल क्रिएट करनी है जो कि होगी commit-msg और इसके अंदर मैं यहाँ पे जो कोड पेस्ट कर रहा हूँ वो एज इट इज आपको पेस्ट कर देना है। आप इसे ध्यान से पॉज करके इसे राइट कर सकते हो। इसके बाद आपको जाना है package.json के अंदर और यहाँ पे देखिए ये प्रीपेयर स्क्रिप्ट अपने आप ऐड हो चुकी है और ये इस वजह से हुई बिकॉज ये npx husky इनिट किया था हमने और इसको अभी निकाल देना है। तो package.json में ये टेस्ट स्क्रिप्ट है वो हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। अभी इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है जो कि होगी commit-lint.config.js और यहाँ पे आपको कुछ रूल्स यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट करना होगा। तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो कुछ रूल्स है वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो 2 पैकेजेस डाले थे उसको एक्सटेंड किया है और फिर यहाँ पे कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं, जैसे कि ये टाइप enum। तो अगर आपको याद हो तो हमने कुछ इस तरह का फॉर्मेट डिफाइन किया था जो कि था फिट और इसके बाद हम यहाँ पे मैसेज डालेंगे जैसे कि लॉगिन। तो ये जो टाइप enum है वो बेसिकली ये डिफाइन करता है कि ये जो फिट है वो बेसिकली एक हमारा टाइप हो गया हमारे कमिट मैसेज का। जैसे कि फिट डिनोट करेगा फीचर को, फिक्स डिनोट करेगा जैसे कि हमने कोई लॉगिन फीचर बनाया और उसके अंदर कोई बग आ गया तो उसको अगर हम फिक्स करेंगे तो उसको प्रीफिक्स देंगे फिक्स नाम का। तो ये डॉक है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ये स्टाइल है फिर हमारे CSS के रिलेटेड।
फिर ये रिफैक्टर है, तो रिफैक्टर हम तब यूज़ करेंगे जैसे कि हमें किसी फोल्डर स्ट्रक्चर को रिवैम्प करना हो, तो तब हम रिफैक्टर यूज़ करेंगे। देन है परफ, तो उसको हम तब यूज़ करेंगे जब हमें कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड चेंजेस करने हो, जैसे कि हम हमारे कोड के अंदर इंप्रूवमेंट लाते हैं, तो उसके अंदर हम परफ यूज़ करेंगे। फिर ये टेस्ट है, टेस्टिंग से रिलेटेड। फिर अगर हमें बिल्ड के अंदर चेंजेस करना है तो उसके लिए बिल्ड यूज करेंगे। फिर ये हमारा CI/CD के लिए है। देन ये कोर है, वो बेसिकली हम अगर कुछ डिपेंडेंसी वगैरह अपडेट करते हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं। और ये रिवर्ट है, जो हम अगर कोई चेंजेस हमने गलत कर दिए तो उसके केस में अगर हम रिवर्ट कर रहे हैं तो उसके आगे ये प्रीफिक्स लगाएंगे। तो ये कुछ रूल्स हो गए, टाइप्स हो गए हमारे कमिट मैसेज के। एंड देन ये जो हमारा सब्जेक्ट केस है वो बेसिकली ये डिनोट करता है कि यहाँ पे हम सेंटेंस केस यूज करेंगे, मतलब कि ये जो हमारा पहला जो कैरेक्टर होगा इस मैसेज का वो हमारा ऑलवेज कैपिटल होगा। तो यहाँ पे जो एल है वो ऑलवेज कैपिटल होगा, तभी ये हमारा मैसेज एक्सेप्ट होगा। तो ये सारी जो हमारी फॉर्मेटिंग है वो सेट हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, नया कमिट मैसेज यहाँ पे डालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा git add डॉट एंड देन अभी हम यहाँ पे कुछ भी रैंडम कमिट डाल के देखते हैं, जैसे कि फालतू कमिट, एंड यहाँ पे मैं इसे एंटर करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे एरर आ रही है बिकॉज ये जो प्री कमिट नाम की जो फाइल है उसके अंदर से मुझे इसको डिलीट करना होगा। तो इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड देन अभी इसे अगेन कमिट करके देखते हैं। तो git add डॉट एंड देन यहाँ पे मुझे करना है git commit -am फालतू कमिट। तो अभी आप देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि सब्जेक्ट मे नॉट बी एम्प्टी बिकॉज हमने यहाँ पे कन्वेंशन फॉलो नहीं किया। एक्चुअली में हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से इस कमिट को करना था कि हमारा जो प्रॉपर कन्वेंशन है ये वाला ये फॉलो हो, लेकिन हमने वो फॉलो नहीं किया। तो अभी हम यहाँ पे एक प्रॉपर कमिट करके देखते हैं, जैसे कि एंड देन आपको यहाँ पे कॉलन डालना मैंडेटरी है और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, सेटअप कमिट लिंट, एंड देन आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो अभी आप देखिएगा कि ये जो कमिट है वो हमारी सक्सेस हो चुकी है। और अभी अगर हम कुछ भी रैंडम कमिट करके देखेंगे तो वापस से ये एरर देने वाला है। देखिए यहाँ पे हम फिर से एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक नया फीचर ऐड कर रहा हूँ जो कि है फैच यूजर, या फिर इसको फिक्स करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिक्सिंग लॉगिन फीचर एंड देन यहाँ पे मैं एक कमिट करता हूँ। तो git add डॉट git commit -am फिक्स्ड लॉगिन बग। तो अभी हमें एरर देगा बिकॉज हमने कन्वेंशन फॉलो नहीं किया। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है टाइप भी एम्प्टी है और सब्जेक्ट भी एम्प्टी है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रीफिक्स लगाएंगे जो कि फिक्स, और यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन बग और इसे हम यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब जैसे ये कमिट का पूरा कन्वेंशन फॉलो होगा तो ये हमारी कमिट सक्सेसफुल हो जाएगी। और आप इस तरह से पूरा सेटअप करके आप जो कमिट हिस्ट्री है उसे कन्वेंशन के थ्रू प्रॉपरली राइट कर सकते हो, जिससे आपकी जो कमिट होगी वो बहुत ही अलाइंड दिखेंगी और प्रॉपर ऑपरेशन डिफाइन कर रही होगी। और अगर आप कमिट लिंट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके बहुत सारे रूल्स है वो भी आप सेट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रूल्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसे पूरा रीड कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे देखिए हमने सेंटेंस केस सेट किया था, अगर आपको वो नहीं करना तो आप दूसरा भी सेट कर सकते हो। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। और अगर आप यहाँ तक आ गए तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसी जो टेक्निक्स है वो बहुत ही रेयरली जो लोग होते हैं वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं और आपको बताते हैं वीडियो के थ्रू। तो आप इस चैनल पे आके कोडर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ तो भाई टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हो और तुम्हारा कोड प्रोडक्शन में फट गया और तुम्हारी लग गई है, और अब तुम क्या कर रहे हो, लाइन नंबर ढूंढ रहे हो कि भाई मेरे कोड बेस के अंदर कहाँ पे एरर आई है, लेकिन तुमने लॉग रखा था वो तुम्हें गलत लाइन नंबर देख रहा है और तुम यूं ही फाइल को स्क्रॉल करे जा रहे हो। तो भाई तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो भाई तुम इस वीडियो को देखो, मैं तुमको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे तुम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एग्जैक्ट लाइन नंबर गेट कर सकते हो एरर के, बिकॉज टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होती है, इसलिए तुम्हें उसके साथ मैपिंग करना होता है। और वो मैपिंग कैसे किया जाता है वो चीज मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। देखिए पहले तो मैं आपको पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, बेसिक एक एक्सप्रेस.js की एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम रन करेंगे। तो इसे मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ npm run dev
और यहाँ पे अगर आप पैकेज जेसन में भी देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक डेव स्क्रिप्ट सेटअप की हुई है। तो आप भी अगर चाहे तो आपका ये जो बेसिक टाइपस्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो सेटअप करके यहाँ पे सारे पैकेजेस आप इंस्टॉल कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, थंडर क्लाइंट उसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे अभी हम हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट 5000 पे रिक्वेस्ट करूंगा और यहाँ पे सेंड करूंगा। तो यहाँ पे मुझे एक मस्त मैसेज आ चुका है जो कि सक्सेस हो गया बेटे, ठीक है। तो हमारा जो ये पूरा जो कोड है उसका अभी हमें 200 रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब हमारी एपीआई काम कर रही है। अभी देखिए समहाउ आपके कोड बेस में एरर आती है, तो उस एरर को मिमिक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेरी पैरामीटर बनाया है जो कि है एरर इज इक्वल टू ट्रू। और अगर हम इसे सेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर दिखेगी, लेकिन अभी हमारा जो कोड है वो यहाँ पे index.ts के अंदर लाइन नंबर 30 पे एरर दे रहा है और ये index.ts है। माइंडेड ये index.ts है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 13 में देखिए तो यहाँ पे देखिए ये हमें परफेक्ट एरर दे रहा है कि भाई एरर आई पगले, जा जरा संभाल ले। तो हमें इस एरर को अभी संभालना है। तो यहाँ पे देखिए अभी तो हम यहाँ पे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में है, इसलिए हमारा परफेक्ट काम कर रहा है, हमें परफेक्ट लाइन नंबर मिल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो हम वो जो जावास्क्रिप्ट का कंपाइल्ड कोड है उसको प्रोडक्शन के अंदर रन करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिल्ड क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड हम टाइप करेंगे जो कि है npx tsc, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक डिस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट होगा। आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक डिस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है। अभी अगर हम डिस्ट फोल्डर के अंदर जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पूरा कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट आ चुका है। अभी देखिए हम इसको प्रोडक्शन वाले कोड को रन करने वाले हैं। तो अभी आप देखना क्या होगा, इसे मैं क्लियर करता हूँ और आप इस चीज को याद रखना कि टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में हमें लाइन नंबर 13 पे एरर थी, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक और स्क्रिप्ट है जिसका नाम है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे npm start। तो हम जब डेवलपमेंट सर्वर में काम करते हैं तो नोडमोन से रन करते हैं, लेकिन जब हम प्रोडक्शन में रन करते हैं तो नोड से करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा npm run start और इतना लिखते ही हमारा जो ये एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी अगर हम अगेन इसको हिट करेंगे तो हमें सेम रिस्पॉन्स मिलेगा, ये देखिए आ गया है, सक्सेस हो गया बेटे। और अभी देखिए अगर मैं इसे एरर ट्रू करके सेंड करता हूँ तो फिर से ये कुछ दुर्घटना हुई है भाई, ये हमें मैसेज आ चुका है। और वो दुर्घटना अभी हमें जहाँ पे वो इसका लोकेशन दिखा रहा है ना भाई, वो है index.js की लाइन नंबर 14। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने जो index.ts की लाइन नंबर देखी थी वो थी लाइन नंबर 13। तो ये हमें जो लोकेशन दिखा रहा है ना वो इस हमारी बिल्ड फाइल की दिखा रहा है। और हम कभी भी अपने बिल्ड फाइल में जाकर कोड नहीं करने वाले, हम ऑलवेज हमारे टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर के अंदर हम कोड करेंगे। तो भाई ये जो लाइन नंबर है ना, ये इसने जावास्क्रिप्ट की इस वाली लाइन का दिया हुआ है, लेकिन हमें वो लाइन नंबर का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज हमारा जो एरर जनरेट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है और हमें यहाँ पर ही चेंज करने होंगे। तो भाई अभी हम इसका मैपिंग कैसे करें, देखिए इसका मैपिंग बहुत ही ईजी है। मुझे पता है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपने ये जरूर सेटअप किया होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आप अगर कोई बिगिनर हो तो फिर आप इस वीडियो पे देखिए, मैं आपको एक रॉबस्ट तरीका दिखाने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप ये चीज कर सकते हो। तो ये चीज करने के लिए हमें टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमारी जो ts config फाइल होती है उसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है। तो इस फाइल के अंदर आपको बहुत सारी टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है और आपको यहाँ पे एक चीज सर्च करनी है जिसका नाम है सोर्स मैप, और ये बाय डिफॉल्ट कमेंट किया होता है, तो आपको सिर्फ इसे इनेबल करना है और यहाँ पे आपको ट्रू वैल्यू सेट करनी है। अभी इतना हो जाने के बाद ये सिर्फ इनेबल करने से हमारा काम नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें एक पैकेज की जरूरत होगी और वो पैकेज हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो इसे अभी मैं किल करूंगा और यहाँ पे मैं क्लियर लिखूंगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है npm i और वो जो पैकेज है उसका नाम है सोर्स मैप सपोर्ट। तो यहाँ पे लिखना है आपको सोर्स मैप सपोर्ट एंड फिर आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। और ये जो सोर्स मैप सपोर्ट पैकेज है वो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में रिटर्न है, तो इसके टाइप्स भी हमें चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा @type/source map support और इसको हम एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं -d लिखूंगा और ये करके आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। तो अभी हमारे पैकेज.json में यहाँ पे 2 पैकेजेस ऐड हो चुके हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद हमें एक सिंपल सा सेटअप करना है और वो जो सेटअप है उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया उसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा import star एज सोर्स मैप सपोर्ट फ्रॉम सोर्स मैप सपोर्ट और ये लाइन ऐड करके फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे लिखना है सोर्स मैप सपोर्ट .install, बस इतना कॉल कर देना है एंड दैट्स इट, हमारा काम हो चुका है इधर।
तो अभी हमने यहाँ पे नया कोड किया है तो हमें अगेन यहाँ पे बिल्ड बनानी होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ npx tsc, और अब की बार आप देखना कि हमारा जो लाइन गैप का जो एक लाइन का डिफरेंस था वो बहुत ही बढ़ गया होगा। और यहाँ पे आप एक फाइल भी देख सकते हो जो कि हमारी टाइपस्क्रिप्ट के साथ मैपिंग के लिए बनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम index.js के अंदर जाते हैं और इसका लाइन काउंट आप देखिए 30 है, लेकिन index.js के अंदर जाएंगे तो भाई साहब आप देखिए ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इसका लाइन काउंट। तो ये है जब हम कंपाइल करते हैं तो ये कोड जो है वो थोड़ा हमारे लिए अनरीडेबल हो जाता है। तो अभी हमें इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अभी हमें परफेक्ट डिट्टो लाइन नंबर मिलेंगी कि हमारे टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर कहाँ पे एरर है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे अगेन करता हूँ npm start, जिससे हमारा प्रोडक्शन वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। और अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो बेटे हमारा यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, हमें 200 मिल चुका है। और अभी हम इसे एरर जनरेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एरर ट्रू करके सिंपल यहाँ से सेंड करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमें जो एरर अब की बार मिल रही है वो index.ts की मिल रही है और वो लाइन नंबर 15 पे मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 लाइन्स ऐड की थी इसलिए वो लाइन नंबर 15 हो गया है। तो आप देखिए यहाँ पे हमें डिट्टो लाइन नंबर मिल रही है और ये जो हमारा कोड है वो प्रोडक्शन के अंदर चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपल सा कंसोल लॉग यूज किया था, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई लॉगर हो सकता है जो कि आपकी फाइल के अंदर या फिर डेटाबेस के अंदर लॉग रिकॉर्ड करता हो। तो आप इसे और भी बेटर बना सकते हो। लॉगिंग के लिए आप विंस्टन का यूज कर सकते हो। अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा। तो बस इतना सा सिंपल सा सेटअप था। एक लाइब्रेरी की हेल्प से और सोर्स मैप के सपोर्ट से आप बहुत ही एक अच्छा बाइंडिंग बना सकते हो और परफेक्ट एरर स्टैक फाइंड कर सकते हो। हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अपनी लाइफ के अंदर लोन अप्लाई किया है या फिर नहीं। देखिए, अगर आपने लोन अप्लाई किया है तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप लोन अप्लाई करते हो बैंक के थ्रू तो आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो, और वो प्रोसेस हो जाने के बाद आपको जो EMIs पे करने होते हैं उसके लिए आपको नोटिफिकेशंस आती है एवरी मंथ कुछ दिन पहले। जैसे कि मैंने सपोज कीजिए कि 10,000 रुपए का लोन लिया है बैंक से और मुझे ये जो लोन है उसको चुकाना है विद इन 6 मंथ। तो होगा क्या कि मेरा जो बैंक होगा, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो वो क्या करेगा, जैसे कि अभी पहला इंस्टॉलमेंट आने वाला है तो उसके 4 या 5 दिन पहले मुझे एक मैसेज सेंड करेगा कि भाई तुम्हारा EMI आने वाले है, तो कृपया अपना जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर ये तुम पर्टिकुलर अमाउंट है उसको रखना, वरना तुम्हारा जो अमाउंट है वो नहीं कटेगा और तुम्हें पेनल्टी लगेगी। तो ये सारी चीजें कैसे परफॉर्म की जाती है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। देखिए, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है उसका नाम है क्रॉन जॉब्स। और ये जो क्रॉन जॉब है वो बहुत ही हेल्पफुल है और एज अ डेवलपर आपको इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको हेल्प करता है आपके एप्लीकेशन के अंदर जो कुछ टास्क होते हैं उसको रेगुलर इंटरवल के अंदर परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं npm.js के ऊपर, और यहाँ पे मेरे पास है एक पैकेज जिसका नाम है क्रॉन, और ये जो पैकेज है वो हमें हेल्प करता है यहाँ पे क्रॉन जॉब क्रिएट करने के लिए यूजिंग Node.js। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको इसके कुछ यूज केसेस बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट फॉर टास्क लाइक डेटा बैकअप्स, नोटिफिकेशंस एंड मैनी मोर। और यहाँ पे अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली ये जो क्रॉन जॉब है इसका आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपकी जो एप्लीकेशन है उससे अगर आपने होस्ट किया है तो उसके अंदर कुछ हेल्थ चेक आपको परफॉर्म करने होते हैं कि क्या ये जो आपका एप्लीकेशन है वो अप एंड रनिंग है या फिर नहीं। तो उसके लिए आप एक क्रॉन जॉब क्रिएट कर सकते हो। या फिर अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे लॉग्स है जो कि आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, वो जो पर्टिकुलर लॉग है उसको आपको किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद उसे अगर डिलीट करना है, जैसे कि आपको लेटेस्ट 15 डेज के लॉग रखने हैं लेकिन उसके पीछे वाले जो जितने भी लॉग है उसे आपको डिलीट कर देना है, तो वो जो सारे टास्क है जो कि एक पर्टिकुलर इंटरवल पे होते हैं उसको आप यहाँ पे यूजिंग क्रॉन जॉब यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या फिर यहाँ पे लिंक्डइन हो गया, तो इनके अंदर अगर आप चाहो तो इसको ऑटोमेट कर सकते हो फॉर दी कंटेंट पोस्टिंग। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सर्विसेज भी होती है जो आपको हेल्प करती है कि यहाँ पे आप अपना जो कंटेंट डालते हो उसको स्केड्यूल करके उसे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं उसके अंदर हमें ये जो क्रॉन जॉब है वो बहुत ही हेल्प करता है।
तो इसको अभी हम सेटअप करके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर देखने वाले हैं कि एक्चुअली में ये चीज हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो पैकेज है इसे हम सिंपली इंस्टॉल करने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी मैं चलता हूँ VS कोड के अंदर और यहाँ पे मेरे पास है एक फाइल जो कि है index.js और ये एक एम्प्टी फाइल है। अभी मुझे यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे npm init-y, जिससे हमारा ये जो Node.js का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना है जो कि हमारा क्रॉन पैकेज, और दूसरा एक पैकेज चाहिए हमें जो कि है हमारा एक्सप्रेस। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्रॉन जॉब के लिए हमें यहाँ पे एक्सप्रेस क्यों चाहिए। देखिए एक्सप्रेस यहाँ पे हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज ये जो हमारी क्रॉन जॉब है उसे हम अप एंड रनिंग रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट करेंगे जिससे हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे अप एंड रनिंग रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे चलेंगे पैकेज जेसन के अंदर और ये जो हमारी स्क्रिप्ट है इसके अंदर हम एक स्क्रिप्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो कि हमारी स्टार्ट स्क्रिप्ट, और इसका हम नाम रखेंगे node index.js, जो कि हमारा कमांड हो जाएगा और इसकी हेल्प से हम यहाँ पे ये जो index.js फाइल है उसे रन कर पाएंगे। अभी हम चलते हैं वापस से index.js के अंदर और अभी हमें यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे const express इक्वल टू require और इसके अंदर हमें यूज करना है हमारा express.js पैकेज जो कि हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। उसके बाद हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे यूजिंग express.js। तो हमारा ये एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक सिंपली ये जो हमारा सर्वर है उसे रन करना होगा किसी पोर्ट के ऊपर। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारा ऐप इंस्टेंस है उसके ऊपर एक लिसन मेथड आती है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3000 पोर्ट मेंशन करूंगा और यहाँ पे जो कॉल बैक है उसके अंदर हम लिखेंगे console.info सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और ये जो हमारा पोर्ट नंबर है वो है हमारा 3000। अभी ये जो 3000 है उसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे const port इक्वल टू 3000 और ये जो पोर्ट है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नाउ यहाँ पे एक बार हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ npm start, जिससे आप देखिए हमारा ये जो सर्वर है वो यहाँ पे अप एंड रनिंग हो रहा है पोर्ट नंबर 3000 पे। और यहाँ पे हमें कोई भी राउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम यहाँ पे वेब एप्लीकेशन नहीं बना रहे। हमने सिर्फ यहाँ पे express.js का सर्वर इसलिए क्रिएट किया बिकॉज ये जो हमारा index.js फाइल है उसे हम अप एंड रनिंग रखना चाहते हैं। इसके और भी वे हो सकते हैं लेकिन मैं ये तरीका प्रीफर करता हूँ। अभी हम आते हैं मेन काम पे जो कि हमारा ये पैकेज को इंस्टॉल करना। तो ये कमांड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सिंपली पेस्ट करेंगे और ये जो पैकेज है उससे सिंपली इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हमारा ये जो पैकेज है वो यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल हो चुका है और अभी हमें चलना है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मिलेगा जिसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि एक्चुअली में ये जो क्रॉन पैकेज है उसका आप कैसे यूज कर सकते हो। देखिए बहुत ही सिंपल है इसको यूज करना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना होगा क्रॉन जॉब। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रॉन जॉब और उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो वेरिएबल के अंदर ये चीज लिखनी होगी और यहाँ पे इसे हमें इंपोर्ट करना होगा हमारे क्रॉन पैकेज से। और यहाँ पे आप लिखेंगे क्रॉन जॉब जिससे आपका ये जो क्लास है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब ये जो क्लास है उसका हमें एक इंस्टेंस बनाना है, बेसिकली एक जॉब क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये पर्टिकुलर जो कोड है उसको मैं सिंपली कॉपी करने वाला हूँ और यहाँ पे अभी हम इसे पेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो कॉलबैक फंक्शन है इसके अंदर मैं ये जो कोड है इसे पेस्ट करूंगा और अभी आप देखिए यहाँ पे हम एक जॉब क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग दिस क्लास विच इज क्रॉन जॉब। अभी इसके अंदर आप देखिए ये जो स्टार स्टार नाम की जो पैटर्न बनाई हुई है यही है क्रॉन जॉब का मेन हथियार और इसके अंदर ही हमें डिफाइन करना होता है कि हमारा जो क्रॉन जॉब है वो किस पर्टिकुलर इंटरवल पे रन होगा। तो इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे वापस से क्रोम के अंदर और यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि है crontab.guru और इस वेबसाइट का आप यूज करके किसी भी तरह की क्रॉन जॉब यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आपको ये जो स्टार वाली जो सारी चीजें है उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से सिंपली ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए होते हैं उसे कॉपी कर सकते हो। अभी ये जो स्टार है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए ये जो क्रॉन जॉब्स होती है उसके अंदर पहला जो स्टार है उसका मीनिंग है डे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे डे 1 करूंगा तो इसका सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पे ये जो क्रॉन जॉब रन होगी वो सिर्फ यहाँ पे मंडे को रन होगी। अगर मैं यहाँ पे डे 0 करूंगा तो ये संडे को रन होगी और अगर मैं यहाँ पे डे 6 करूंगा तो ये डे सैटरडे को रन होगी।
तो यहाँ पे ये 0 से लेके 6 तक यहाँ पे नंबरिंग हमें देनी होती है और पहला जो स्टार होता है वो डे को डिनोट करता है। नाउ सेकंड जो स्टार है वो हमारा मंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले तो स्टार लगा देता हूँ और ये मंथ यानी कि अगर मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा तो ये दिसंबर में रन होगी और कितने बजे होगी, यहाँ पे देखिए 4:05 पे। और अभी यहाँ पे हमारा अक्टूबर चल रहा है तो यहाँ पे मैं अगर 10 लिखूंगा तो यहाँ पे दिखाएंगे 4:05 पे यहाँ पे अक्टूबर मंथ में ही रन होगी, यानी कि ये पूरा अक्टूबर मंथ है। उसके अंदर यहाँ पे अगर हम कैलेंडर ओपन करके देखें तो यहाँ पे 31 डे है, तो ये पूरे 31 डे तक हर रोज 4:05 पे ये पूरा जो भी इसके अंदर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे वो पूरा रन होता रहेगा और ये सिर्फ अक्टूबर मंथ में ही चलेगा। और इसका नेक्स्ट इंटरवल अगले साल के अक्टूबर मंथ में स्टार्ट होगा, तब तक ये क्रॉन जॉब ऐसे की ऐसे ही रुकी रहेगी। तो ये सिंपली यहाँ पे मंथ को डिनोट करता है, तो इससे भी हम स्टार कर देते हैं यहाँ पे। अभी ये जो नेक्स्ट चीज है वो अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पे एवरी मंथ फर्स्ट हमारा जो डे होता है उसके अंदर ये हमारी क्रॉन जॉब है उसे रन करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए 8:45 ऑन डे ऑफ मंथ 1, यानी कि ये हर महीने की पहली तारीख को ये क्रॉन जॉब रन होगी। इसके अंदर जो भी फंक्शन डिफाइन होगा वो यहाँ पे रन होगा। तो ये भी इसका भी लॉजिक यहाँ पे सिंपल है। और यहाँ पे तो आपने ये चीज देख ली होगी कि ये हावर और मिनट क्या है। देखिए हावर और मिनट बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहते हो कि सुबह के 4 बजे ये क्रॉन जॉब रन हो तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि ये शाम के 4 बजे ये क्रॉन जॉब रन हो तो फिर आप यहाँ पे 16 लिख सकते हो। और यहाँ पे ये मिनट भी दिया हुआ है जो कि यहाँ पे 0 से लेके 59 तक आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 59। तो यहाँ पे ये जो क्रॉन जॉब होगी वो एवरी डे यहाँ पे 4:59 पे यहाँ पे रन होगी। इसके बाद एक और चीज यहाँ पे आती है जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, तो वो है हमारा नेक्स्ट स्टार, जो कि यहाँ पे नहीं दिखा हुआ है लेकिन हम इसका यूज कर सकते हैं और वो होता है हमारे सेकंड्स के लिए। लेकिन हम इसका यूजुअली यूज नहीं करते, बहुत ही रेयर केस में हम इसका यूज करते हैं। तो उसका भी हम अगर यहाँ पे नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल्स में तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे प्री डिफाइंड यहाँ पे एक्सप्रेशंस बना रखे हैं। जैसे कि अगर आपको एवरी मिनट रन करना है तो आप ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन है उसे रन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको ये पूरे सारे स्टार लगाने होते हैं। अगर आप चाहते हो कि एवरी 15 मिनट आपकी क्रॉन जॉब रन हो तो उसके लिए आप ये वाला एक्सप्रेशन फॉलो कर सकते हो, जिसके अंदर आपको यहाँ पे स्लैश लगाना है एंड देन यहाँ पे 15 लिखना है, जिससे आपकी जो क्रॉन जॉब है वो एवरी 15 मिनट रन होगी। यानी कि अभी जैसे 10:24 हो रही है तो नेक्स्ट जो क्रॉन जॉब रन होगी वो होगी 10:30 पे, उसके बाद होगी 10:45 पे, फिर होगी 11 बजे, फिर होगी 11:15 बजे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये वाला एक्सप्रेशन हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और ये जो हमारा अभी जो क्रॉन जॉब है वो हमारा एवरी मिनट यहाँ पे रन होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरी मिनट। और यहाँ पे ये जो पहला एक्सप्रेशन था उसके अंदर एक और स्टार था जो कि हमें हेल्प करने वाला था हमारे क्रॉन जॉब को एवरी सेकंड रन करने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता इसे एवरी सेकंड रन करना, तो उसके लिए यहाँ पे मैं मैसेज भी चेंज करूंगा एवरी मिनट। अभी ये जो हमारा न्यू क्रॉन जॉब वाला जो क्लास था उसका जो सेकंड पैरामीटर है उसके अंदर हमें एक फंक्शन पास करना होता है। बेसिकली ये वो फंक्शन है जिसके अंदर आपको अपना बिजनेस लॉजिक डालना है। जैसे कि हमने जो शुरुआत में जो यहाँ पे सिनारियो डिस्कस किया था जिसके अंदर मैंने आपको बोला कि बैंक की तरफ से आपको मैसेज आता है ईएमआई का रिमाइंडर के लिए, तो वो जो लॉजिक है वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो ईएमआई रिमाइंडर और इसके अंदर आपके कुछ डेटाबेस कॉल्स वगैरह हो सकते हैं जिसके अंदर आप यूजर्स को फैच करेंगे कि किसका ईएमआई अभी आने वाला है और उसको आप यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड करेंगे आपके मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। तो इसके अंदर आप अपना जो कस्टम डिफाइंड लॉजिक है उसको राइट कर सकते हो। देन हमारा जो थर्ड पैरामीटर है उसके अंदर हमें जैसे कि आपका ये जो फंक्शन है उसका एग्जीक्यूशन जैसे ही कंप्लीट हो उसके बाद तुरंत आपको यहाँ पे एक अलर्ट मिल जाए कि हाँ आपका जो क्रॉन जॉब है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारा स्टार्ट पैरामीटर। तो ये क्या है बेसिकली कि आप यहाँ पे बता रहे हो कि आपको ये जो जॉब है उसे इंस्टेंटली स्टार्ट करना है जैसे ये क्रिएट हो या फिर नहीं। तो हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया है, दैट मीन्स कि ये इंस्टेंटली जैसे ही यहाँ पे जॉब क्रिएट होगा उसके बाद तुरंत ही यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारा टाइम जोन। तो हमें यहाँ पे लिखना है एशिया/कोलकाता जो कि इंडिया का टाइम जोन है और ये हमें हेल्प करेगा हमारे इंडियन टाइम जोन के हिसाब से इस पर्टिकुलर क्रॉन जॉब को रन करने के लिए। और अगर आप चाहो तो ये जो सारी चीजें हैं उसे एक वेरिएबल में भी ले सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रॉन ऑप्शंस
और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सप्रेशन, जिसके अंदर ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है उसको आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। देन हमारा है स्टार्ट, जिसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रू, और उसके बाद है हमारा टाइम जोन, तो वो भी आप यहाँ पे इसे कॉपी करके सिंपली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। नाउ ये जो क्रॉन ऑप्शन है उसको आपको यहाँ पे कॉल करना है और इसके अंदर से टाइम जोन कॉल करेंगे। उसके बाद ये जो स्टार्ट है उसे भी रिप्लेस करके आपको यहाँ पे स्टार्ट लिख देना है, जिससे ये प्रॉपर्टी यहाँ से गेट हो जाएगी। और ये जो एक्सप्रेशन है उसको भी सेम वे में यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रॉन ऑप्शंस डॉट एक्सप्रेशन। नाउ ये जो जॉब है हमारी वो यहाँ पे हमने क्रिएट कर ली है। और अभी हम क्या करेंगे, हमारा ये जो सर्वर है उसे स्टार्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखिए हमारी ये जो जॉब है वो यहाँ पे हमें दिख नहीं रही है। और उसके पीछे का रीजन है बिकॉज हमने यहाँ पे मिनट किया है। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक और स्टार यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे वापस से जैसा था वैसा ही लिखेंगे जो कि था हमारा सेकंड। और यहाँ पे अभी करेंगे npm स्टार्ट। तो आप देखिए यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो हमारा ये जो क्रॉन जॉब है वो 1 सेकंड के इंटरवल पे यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहा है, जो कि हम यहाँ पे करना चाहते थे। और अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि ये जो हमारा स्टार है उसे हटा दूं, जो कि हमने पहले इंप्लीमेंट किया था, तो यहाँ पे ये जो क्रॉन जॉब है वो एवरी मिनट पे रन होगी। लेकिन उसके लिए मुझे ये जो वीडियो है उसे थोड़ा कट करना होगा। तो आप देखिए जैसे ही यहाँ पे 10:32 हुई, यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है, यू विल सी दिस मैसेज एवरी मिनट। तो ये जो हमारी क्रॉन जॉब है वो एवरी मिनट पे अभी रन करने वाली है। तो जैसे ही अभी यहाँ पे 10:33 होगी तो यहाँ पे ये रन करेंगी। तब तक हम यहाँ पे वापस से ये जो क्रॉन एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर हम वापस एग्जाम्पल के अंदर जाए तो आप देखिए कि हमें कई बार क्या करना होता है कि हमें कुछ रात को ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि एवरी डे 2 AM, यानी कि रात को 2 बजे अगर हमें इंडियन टाइम के हिसाब से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारा जो भी बिजनेस लॉजिक होगा वो रात के 2 बजे एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल की और पावरफुल यहाँ पे चीज है जिसका आप यूज कर सकते हो अपने एप्लीकेशंस के अंदर। और यहाँ पे 10:33 हो चुके हैं, तो आप देखिए यहाँ पे वापस एक लॉग यहाँ पे आ चुका है। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर, और आई होप कि आपको ये जो क्रॉन जॉब है उसके बारे में आइडिया लगा होगा और ये कितनी पावरफुल चीज है वो भी आपको यहाँ पे आइडिया लग चुका होगा। तो भाई यहाँ पे मेरी है एक सास प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स का डेटा है। अभी देखिए ये जो 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स का डेटा है उसे मैं फैच करता हूँ मेरे एपीआई कॉल्स के थ्रू। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ पोस्टमैन के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास मेरा एक सर्वर रन कर रहा है लोकल होस्ट 5000 के ऊपर, और यहाँ पे मुझे फैच करना है यूजर्स का डेटा यूजिंग दी एपीआई। नाउ आपको पता ही होगा कि जब हम कोई एपीआई कॉल करते हैं तो उसके अंदर हम पेजिनेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे पास पेजिनेशन का ऑफसेट है, तो यहाँ पे भी मैं पेजिनेशन अप्लाई करने वाला हूँ। उसके लिए यहाँ पे मुझे पेज पास करना है कि मुझे पेज नंबर 1 का डेटा चाहिए, और यहाँ पे जो डेटा चाहिए उसकी अमाउंट है मेरी 100। तो यहाँ पे मैं जैसे सेंड पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए कि यहाँ पे मुझे डेटा मिल रहा है, और यहाँ पे मुझे 100 डॉक्यूमेंट्स रिटर्न हो गए हैं। और इस पूरे डेटा सेट के अंदर टोटल 13,080 पेजेस है, और ये पूरा 100 डेटा यहाँ पे आ चुका है यूजर्स का। प्लस इसने जो टाइम यहाँ पे लिया है वो है 1.22 सेकंड। नाउ अगर इसे मैं वापस से सेंड करूंगा तो ये ले रहा है 1.13 सेकंड, और एक बार अगर फिर से सेंड करूंगा तो भी ये ले रहा है 1.12 सेकंड। लेकिन यहाँ पे क्या हो, अगर मुझे ये जो डेटा चाहिए था वो मुझे चाहिए था पेज नंबर 10,000 का, तो यहाँ पे मैंने पास किया पेज नंबर 10,000, और अभी मैं करने वाला हूँ यहाँ पे एपीआई कॉल। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एपीआई कॉल करूंगा तो यहाँ पे इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बढ़ के हो गया 1.99 सेकंड, यानी कि जैसे ही मेरे पेजेस बढ़ रहे हैं वैसे ही मेरे एपीआई का रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ रहा है। तो अभी मैं करंटली पेज नंबर 10,000 पे हूँ, और अगर मैं यहाँ पे लास्ट पेज यहाँ पे टाइप करूंगा और वापस से सेंड करूंगा तो ये टाइम और भी बढ़ेगा। आप देखिए अभी ये हो चुका है 2.22 सेकंड्स। अभी अगर सोचिए कि ये मेरा जो डेटा अभी सिर्फ मिलियन के अंदर है, वो अगर यहाँ पे 100 मिलियन होता तो फिर ये जो मेरा पेजिनेशन है वो पूरा बैठ जाता, और मेरा जो डेटाबेस है वो भी पूरा फट जाता, उसके सारे रिसोर्स यहाँ पे कंज्यूम हो जाते। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम ये जो पेजिनेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑफसेट बेस्ड पेजिनेशन। तो ऑफसेट बेस्ड जो पेजिनेशन होता है वो करता क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे पेज नंबर
1 पास करूंगा और यहाँ पे सेंड करूंगा, तो ये क्या करेगा, पहले जो 100 डॉक्यूमेंट है जो कि इसको फर्स्ट ग्लैंस के अंदर मिलेंगे वो यहाँ पे फैच करके मुझे दे देगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पेज चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पेज नंबर 2 करूंगा, तो ये यहाँ पे इंटरनली एक कैलकुलेशन करता है जिसके अंदर इसका जो फॉर्मूला होता है डॉक्यूमेंट्स को स्किप करने का, वो होता है पेज -1 इंटू लिमिट। यानी कि पेज अभी हमारा है 2 और उसके अंदर से अगर हम -1 करेंगे तो बचेगा 1, और 1 को अगर हम 100 से यानी कि लिमिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 100। तो ये पहले 100 डॉक्यूमेंट स्किप करेगा और उसके बाद मुझे एक और 100 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो कुछ इस तरह से ये पेजिनेशन काम करता है, यानी कि पहले तो ये डॉक्यूमेंट को स्किप करेगा और उसका कैलकुलेशन करेगा कि कितने डॉक्यूमेंट मुझे स्किप करने हैं और उसके बाद ये रिटर्न करेगा हमें। तो इतना सारा एफर्ट लगाने के बाद इसका जो पूरा जो क्वेरी परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है जब हम किसी लार्ज डेटा सेट के ऊपर ये ऑफसेट बेस्ड पेजिनेशन अप्लाई करते हैं। तो अभी इससे बचे कैसे और इसका एफिशिएंट वे क्या है, अगर आपके पास कोई बहुत ही बड़ा डेटा है और उसके ऊपर आपको पेजिनेशन अप्लाई करना है। देखिए इसका तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जो ऑफसेट पेजिनेशन वाला जो कोड है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप VS कोड के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास ये ऑफसेट बेस्ड पेजिनेशन का कोड है जो कि बहुत ही सिंपल है और आपने 99% केसेस में यही टाइप का पेजिनेशन इंप्लीमेंट किया होगा। लेकिन अभी इससे मैं करने वाला हूँ कमेंट, और यहाँ पे मेरे पास एक और कोड है जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये जो पेजिनेशन का कोड है वो अभी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ और इसे अनकमेंट करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक है जो कि हमारे पेजिनेशन लॉजिक को, चाहे वो कितना भी बड़ा डेटा हो, को बहुत ही एफिशिएंट बना देगी, और वो पेजिनेशन टेक्निक है कर्सर बेस्ड पेजिनेशन। तो चलिए पहले इसका डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं चलता हूँ पोस्टमैन के अंदर, और ये जो टैब है इसके मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर कुछ चेंजेस हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए कि ये जो ऑफसेट बेस्ड पेजिनेशन है जिसके अंदर हम कितने डॉक्यूमेंट्स कीप करने हैं वो काउंट करते हैं, वो मेथड हम यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ये पेज नाम का जो हमारा क्वेरी पैरामीटर था उसे डिलीट कर देंगे और यहाँ पे एक क्वेरी पैरामीटर रखेंगे लिमिट, यानी कि हमें कितने डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ही करेंगे। अभी नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे चीज चाहिए वो है हमारी डायरेक्शन। मतलब अगर आपको नेक्स्ट जाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे मेंशन करेंगे नेक्स्ट, कि मुझे यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड्स चाहिए, या फिर अगर आपको प्रीवियस जाना है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रीवियस। फिर यहाँ पे एक और चीज है जो कि हमें चाहिए और वो है हमारी कर्सर। तो ये जो कर्सर है वो हो सकता है आपके लास्ट डॉक्यूमेंट जो कि आप फैच करेंगे उसका एक आईडी। तो यहाँ पे मैं आईडी लिख देता हूँ, और ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी के लिए हम इसे यहाँ से अनचेक करेंगे और अभी सिर्फ लिमिट के साथ मैं आपको ये जो पेजिनेशन है उसे अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे सेंड करता हूँ। तो आप देखिए मुझे इंस्टेंटली यहाँ पे 100 डॉक्यूमेंट्स मिल गए, मैंने जैसे ही सेंड किया, और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो है 8 मिलीसेकंड। देखिए ये बहुत ही फास्ट काम कर रहा है, लेकिन ये मुझे रिटर्न करा है पेज नंबर 1 का डेटा। अभी इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पे जो मेटा डेटा मुझे रिसीव हो रहा है उसके अंदर मैंने दो चीज यहाँ पे दी हुई है। पहली तो है हमारी नेक्स्ट कर्सर। तो ये जो कर्सर है वो हमारे लास्ट डॉक्यूमेंट का आईडी है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो मुझे लास्ट डॉक्यूमेंट मिला है जो कि है 0B2, उसका ये आईडी है। तो ये नेक्स्ट कर्सर है वो हमें हेल्प करेगा कि मुझे एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे मालूम होगा कि कहाँ से मुझे ये लिमिट अप्लाई करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 100 डॉक्यूमेंट तो फैच किए, लेकिन अभी मुझे नेक्स्ट जाना है तो मैं यहाँ पे करूंगा नेक्स्ट, और इसके अंदर मुझे जो कर्सर पास करना है वो होगा हमारा नेक्स्ट कर्सर। तो यहाँ पे मैं इसे सिंपली सेट करके यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा। तो आप देखिए मुझे रिस्पॉन्स मिल गया और ये हमारा नेक्स्ट और प्रीवियस कर्सर था वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं वापस से सेंड करूंगा तो आप देखिए इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही मिनिमल है। अभी अगेन मुझे नेक्स्ट आना है तो मैं यहाँ पे ये जो कर्सर है इसको कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे सेंड करूंगा। तो ये मुझे नेक्स्ट यहाँ पे 100 रिकॉर्ड्स मिल गए। सेम अगेन यहाँ से मैं कॉपी करके इसे यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो अभी मैं पेज नंबर 4 पे पहुंच चुका हूँ। अभी देखिए अगर मुझे यहाँ पे प्रीवियस जाना है तो ये मैं प्रीवियस कर्सर यहाँ पे कॉपी करूंगा और मुझे जो डायरेक्शन है उसे चेंज करना होगा प्रीवियस। नाउ यहाँ पे मैं सेंड करूंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा प्रीवियस पेज के ऊपर, और यहाँ पे मैं ये प्रीवियस कर्सर अगेन कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो मैं एक पेज और बैक आ गया और यहाँ पे आपको 100 डॉक्यूमेंट्स मिल गए। तो ये हमारा प्रीवियस और नेक्स्ट के साथ बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं
डेटाबेस के अंदर और यहाँ पे मैं अभी सिंपली 1 मिलियन रिकॉर्ड यहाँ पे स्किप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाइंड पे किया और यहाँ पे मेरे पास एक कर्सर है और यहाँ से अभी मैं इस कर्सर को कॉपी करूंगा, ये जो हमारा अंडरस्कोर आईडी है, और इसे सिंपली यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे मुझे जाना है नेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर और अभी मैं सिंपली सेंड पे क्लिक करूंगा। तो आप इसका रिस्पॉन्स टाइम देखिए, मुझे एग्जैक्टली 8 मिली सेकंड के अंदर पूरा डेटा यहाँ पे मिल चुका है और ये जो डेटा है वो है मेरा 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स के बाद का डेटा। तो आप देखिए कहाँ पे 2 सेकंड और कहाँ पे 6 मिली सेकंड। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज है कर्सर बेस्ड पेजिनेशन। लेकिन क्या आपको इसके अंदर एक ड्रॉबैक दिखा? देखिए इसके अंदर बहुत ही बड़ा एक ड्रॉबैक है और ड्रॉबैक ये है कि अगर आप कर्सर बेस्ड पेजिनेशन को यूज करते हो तो आपको यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक पेज के ऊपर जंप करना है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि पेज नंबर 10 का डेटा मुझे दिखे या फिर आप चाहते हो कि पेज नंबर 100 का डेटा मुझे दिखे, तो उसके लिए तो ये चीज करना कर्सर के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट कर्सर आईडी, तभी आप वो पेज के ऊपर जंप कर सकते हो। लेकिन डोंट वरी गाइस, इसका भी एक सॉल्यूशन है। देखिए ये चीज सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने होंगे और उसे बोलते हैं हम प्री कंप्यूटेड कर्सर्स। देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने डेटाबेस के अंदर कुछ प्री कंप्यूटेड कर्सर स्टोर कर सकते हो। जैसे कि पहले 50 पेजेस के कर्सर आप यहाँ पे स्टोर करके अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हो और यूजर को ऐसा एक्सपीरियंस दे सकते हो कि यहाँ पे टोटल 50 पेजेस है और उस पेजेस पे जैसे यूजर क्लिक करेगा तो उस पर्टिकुलर पेज का कर्सर आईडी आप यहाँ पे अपने एपीआई कॉल के अंदर पास कर सकते हो और यूजर को ऐसा लगेगा कि वो पेजेस को स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन इंटरनली यहाँ पे कर्सर बेस्ड पेजिनेशन अप्लाई होगा और आप यहाँ पे एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी दे पाओगे और आपका जो क्वेरी परफॉर्मेंस है डेटाबेस का वो भी बहुत ही सॉलिड हो जाएगा। और तो यही था कर्सर बेस्ड पेजिनेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कितना एफिशिएंट है, लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू ऑफसेट पेजिनेशन। और लास्ट में मैं आपको ये पूरा कोड भी दिखा देता हूँ, अगर आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है तो आप यहाँ पे जो पूरा कोड है वो भी यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर थोड़े बग्स हो सकते हैं, लेकिन आई नो कि आप इसे फिक्स करके यूज कर सकते हो। तो बस यही इस वीडियो को एंड करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हो अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ पे ऑर्डर परचेस करते हो और आपको मालूम चले कि आपका जो ऑर्डर है वो 2 से 3 बार प्लेस हो गया। आपको शॉक लगेगा ना। यही सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी और उसके अंदर मेरे को एक प्रॉब्लम दिखा कि जो लॉग्ड इन यूज़र होता है वो जब ऑर्डर प्लेस कर रहा था तो उसके अंदर जो ऑर्डर है वो मल्टीपल टाइम्स प्लेस हो रहा था, जिससे भाई यूज़र की तो लगने वाली थी और जो डेवलपर है उसकी बल्ले बल्ले होने वाली थी। तो ये जो चीज़ है ना वो प्रॉब्लम कर सकती है। हो सकता है कि भाई आप अपनी वेबसाइट चला रहे हो और उसके अंदर जो ऑर्डर हो रहा है वो यूज़र के थ्रू वो प्लेस हो जाए और वो जो यूज़र है वो मल्टीपल टाइम्स पैसा कटने की वजह से आप पे केस कर दे और आपको जेल हो जाए और वहाँ पे आपकी बल्ले बल्ले सारी निकल जाए। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि इसको हमें फिक्स करना ज़रूरी है और इसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हमारे यूज़र्स को होना ज़रूरी है, ताकि और जो डेवलपर्स है जो ऐसे मिस्टेक करते हैं वो ना करे और इसको जब वो कोड कर रहे हैं तो इसको ध्यान में रखें और इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर से इम्प्लीमेंट करें। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि ये जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से होती है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ऑर्डर मत करो नाम की ई कॉमर्स वेबसाइट पे, जहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट को परचेज कर सकता हूँ और यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। लेकिन जैसा कि इसका नाम है ऑर्डर मत करो, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पे ऑर्डर करके दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स है, ID1 और ID2, जो कि एक है शैम्पू और एक है साबु। तो दोनों ही 100 रुपए के प्रोडक्ट्स है और अभी यहाँ पे मेरे पास टोटल वॉलेट बैलेंस है 1000 रुपीज। सो मैं आप ऐसा एज्यूम करो कि यहाँ पे एक एज ए यूजर यहाँ पे लॉग इन हुआ हूँ, जो कि यूजर का नाम है कोडर बीपी और यहाँ पे मेरे पास अभी 1000 रुपये है। ठीक है, अभी मेरे को फॉर एग्जाम्पल ये शैम्पू खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ID 1 डालूंगा और मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए, एक क्वांटिटी चाहिए। सो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करूंगा तो मेरा यहाँ पे 100 रुपीज डिडक्ट होके यहाँ पे 900 वॉलेट बैलेंस बचना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ तो अभी देखिए यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो यूजर क्या करेगा ना कि बार बार यहाँ पे क्लिक करेगा कि अभी तो यहाँ पे बटन पे क्लिक ही नहीं हुआ है,
तो वो अगेन क्लिक करेगा, फिर से एक बार क्लिक करेगा और एक बार करेगा, करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा ऐसे ही। और जब वो रिफ्रेश करेगा ना तो आप देखिए अभी उनके पास सिर्फ 300 रुपये ही बचे हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या ना कि मुझे तो ऑर्डर तो सिर्फ एक ही बार करना था, लेकिन अभी इस यूजर की लग गई, भाई इसने ना 7 बार ऑर्डर कर दिया एक ही प्रोडक्ट का, उसको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए था, लेकिन उसने 7 टाइम्स यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दिया तो उसकी यहाँ पे जो सिंगल सिंगल क्वांटिटी थी ना वो 7 ऑर्डर में प्लेस हो गई। मतलब उसको अभी 7 बार शैम्पू रिसीव होने वाला है। तो ये जो पूरा इश्यू है ना वो एक्चुअली इस वेबसाइट का है। तो हमें इस इश्यू को फिक्स करना होगा, और उस इश्यू को फिक्स करने के लिए हमें इसके कोड के अंदर डीप डाइव करना होगा, और आपको दिखाता हूँ मैं ये जो चीज़ है वो किस तरह से फिक्स हो सकती है। तो इस इश्यू को फिक्स करने के लिए हमें जो हमारी ये जो पूरी एपीआई कॉल्स यहाँ पे हो रही है उसको हमें आइडेम्पोटेंट बनाना होगा। मतलब कि यहाँ पे आप अगर सिनारियो सोचोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि यूजर जब ऑर्डर कर रहा है ना तो एक ही रिक्वेस्ट अगर वो पेज रिफ्रेश भी नहीं कर रहा फिर भी वही रिक्वेस्ट वहां पे सर्वर पे जा रही है और वो एक्सेप्ट हो रही है, और डेटाबेस के अंदर ये पूरा ऑर्डर प्लेस हो रहा है। और ये सिचुएशन कब आती है, देखिए यहाँ पे मैंने एक सिनारियो मिमिक किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे सर्वर के अंदर जाके आप यहाँ पे देखिए कि ये जो ऑर्डर सक्सेसफुल है ना इसका जो एक्सप्रेस जेस का ये बैकएंड का जो सर्वर है उसमें मैंने ये रिस्पॉन्स को यहाँ पे कमेंट कर दिया है। मतलब कि हमारा सर्वर कभी फ्रंट एंड को जब वो यहाँ से क्लाइंट वो जो रिस्पॉन्स सेंड करता है तो उस पर रिस्पॉन्स जा ही नहीं रहा है कभी। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं अगेन ऑर्डर प्लेस करता हूँ और इसको क्लियर करके यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग है। मतलब कि हमारा जो सर्वर है बैकएंड का वो इसको कभी रिस्पॉन्स ही नहीं भेज रहा कि भाई तुम्हारा पिछला ऑर्डर था वो सक्सेस हो चुका है। कई बार रियल सिनेरियोज में क्या होता है कि सर्वर जो होता है ना वो किसी नेटवर्क इश्यू की वजह से रिक्वेस्ट नहीं सेंड करता, या फिर हमारा जो ब्राउजर होता है ना वो भी उसके अंदर भी कई बार ऐसी फंक्शनैलिटीज होती है कि हम एपीआई रिक्वेस्ट को रिट्राई करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि अगर पिछली रिक्वेस्ट खत्म नहीं हुई और एक और रिक्वेस्ट उस पर आ जाएगी तो वो फिर प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसके लिए अभी हमें यहाँ पे आइडेम्पोटेंसी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना होगा, और वो बहुत ही सिंपल है। हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो हमारी ऑर्डर की एपीआई है ना उसके अंदर हमें कुछ चेंज करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मेरी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर एक बेसिकली प्लेस ऑर्डर नाम का ये जो बटन है वो यहाँ पे कॉल करके हम इसके ऊपर ये फंक्शन पे एपीआई कॉल कर रहे हैं। तो इसको हमें आइडेम्पोटेंट बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी मैं मेरे बैकएंड में जाऊंगा और ये ऑर्डर नाम की जो एपीआई है उसके अंदर कुछ कोड लिखूंगा। तो आइडेम्पोटेंसी क्रिएट करने के लिए हमें कुछ यूनिक आईडीज को क्रिएट करना होता है जो कि हमारा क्लाइंट यानी कि हमारा जो फ्रंट एंड होता है वो बैकएंड के ऊपर सेंड करता है और उसे हमें स्टोर कर देना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमने रियल डेटाबेस इंटीग्रेट नहीं किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे आइडेम्पोटेंसी कीज, और इसके अंदर हम स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा, और यहाँ पे ये जो हमारा रिस्पॉन्स सेंड हो रहा है ना इससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पुश करना है। और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सो बेसिकली हमें आईडी चाहिए। सो उस आईडी का हमें आइडेम्पोटेंसी की यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, ये हमारी फ्रंट एंड से आएगी। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसे राइट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम एक फॉर हमारे रेफरेंस के लिए फ्यूचर यूज केस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा ये जो लॉग्ड इन यूजर है ना उसका यहाँ पे हम आईडी पास कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा रिसेंट ऑर्डर जो प्रोसेस हो रहा है उसका भी आईडी यहाँ पे हम पास कर देंगे। तो ये जो हमारा ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इसका आईडी मैंने यहाँ पे पास कर दिया, लेकिन ये जो की है ना अभी हमारे पास नहीं है, तो वो हम हेडर से गेट करने वाले हैं। यहाँ पे हमें आइडेम्पोटेंसी की चाहिए और ये हमें कहाँ से मिलेंगी, रिक्वेस्ट हेडर से। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स आइडेम्पोटेंसी की, और यहाँ पे हम एक और चेक लगाएंगे कि अगर ये की नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपली फ्रंट एंड के अंदर एक एरर थ्रो करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका मैसेज चेंज कर लेते हैं, एक्स आइडेम्पोटेंसी की इज रिक्वायर्ड। उसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज और चेक करनी होगी। देखिए ये जो चेक हमने लगाया वो तो हमने इसलिए लगाया कि ये हेडर एग्जिस्ट करता है कि नहीं जब हमें रिक्वेस्ट मिलती है फ्रंट एंड की ओर से, लेकिन एक और चेक हमें लगाना पड़ेगा कि ये जो हमने यहाँ पे आइडेम्पोटेंसी कीज नाम का जो स्टोर बनाया उसके अंदर प्रीवियस रिक्वेस्ट की आइडेम्पोटेंसी की है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट इज एग्जिस्ट इक्वल टू की स्टोर डॉट फाइंड, और इसका नाम हमने रखा है आइडेम्पोटेंसी कीज, तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर दूंगा।
और इसके अंदर हमें की फाइंड करनी है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ की, और इसके अंदर हमें की डॉट आई डी इक्वल टू आइडेम्पोटेंसी की। अगर ये एग्जिस्ट करती है ना, तो हमें एक सिंपल सा काम करना है कि हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, जो कि होगा विथ स्टेटस कोड 304। तो बैकएंड का बस इतना ही काम है। अभी हमें जो चेंजेस करने हैं वो सारे फ्रंट एंड के अंदर करने हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर। तो यहाँ पे हमें की, यहाँ पे यूनिक की क्रिएट करनी होगी। जब भी हमारा ऑर्डर का ये पेज ओपन होगा, तो उसके अंदर जब भी आप पेज रिलोड करोगे या आपका पेज लोड होगा, तो एक आइडेम्पोटेंसी की ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक स्टेट बनाना होगा रिएक्ट के अंदर। सो यहाँ पे आइडेम्पोटेंसी की और सेट आइडेम्पोटेंसी की, और इसके अंदर आपको यूज स्टेट लेना है। और मैं यहाँ पे UUID का यूज करने वाला हूँ, जो कि एक बेसिकली यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए एक लाइब्रेरी है। तो ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। और अभी आपको क्या करना है, ये जो आइडेम्पोटेंसी की है ना, इसको आपको यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर पास कर देना है इस न्यू ऑर्डर की जगह। देन हमें इसको सेट करना होगा। हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू तो पास कर दी है, लेकिन हमें इसको यूज भी करना होगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो न्यू ऑर्डर हो रहा है ना, यहाँ पे ऑर्डर का प्लेस ऑर्डर की जो API है, उसके अंदर हमें यहाँ पे इसको पास करना है। सो हमने हमारा हेडर का नाम दिया था x डैश आइडेम्पोटेंसी की, और इसकी ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पास करनी है। उसके बाद जब भी हमारा ऑर्डर पूरा प्रोसेस हो जाता है, तो फिर हमें इस आइडेम्पोटेंसी की को चेंज कर देना है, क्योंकि हो सकता है कि यूजर दूसरे ऑर्डर के लिए भी प्लेस ऑर्डर कर सकता है। तो वो सिंपल है, यहाँ पे आपको करना है सेट आइडेम्पोटेंसी की, और अगेन इसके अंदर v4 फंक्शन कॉल करके हमें यहाँ पे न्यू आइडेम्पोटेंसी की जनरेट कर देनी है। बस इतना सा ही हमें चेंज करना था। और अभी जो हमारा यूजर है, उसके जो पैसे जो बार बार डिडक्ट हो रहे थे, वो नहीं होने वाले। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी हमारे पास पूरा 1000 बैलेंस है। और अभी इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अभी हम यहाँ पे 1 नाम का जो हमारा शैम्पू है, उसको हम परचेस करने वाले हैं। और अभी के लिए अगर हम यहाँ पे चेक करें सर्वर के अंदर, तो हमने रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया, बिकॉज हम इसको मिमिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 1 करूंगा और इसको अगेन 1 करूंगा, और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट रिक्वेस्ट आई, जिसकी अभी जो स्टेटस है वो पेंडिंग है। आप यहाँ पे देखिए पेंडिंग दिखा रहा है। अभी मैं अगर इसे अगेन प्लेस ऑर्डर करूंगा, तो अब की बार मुझे ना पेंडिंग की जगह 304 मिलेगा, कि ये जो आपकी रिक्वेस्ट है वो पुरानी वाली रिक्वेस्ट है। तो मैं इसे अगेन एक बार ट्राई करता हूँ, तो अभी मुझे 304 ही मिलने वाला है। लेकिन यही चीज अगर मैं इसको अभी अगेन रिफ्रेश करके देखूंगा, तो आप देखना मेरा ऑर्डर सिर्फ एक ही बार प्लेस हुआ है। अभी जो मेरा पैसा जो ऐसे कटा, वो सिर्फ 100 रुपया ही कटा है। तो इस तरह से आप आइडेम्पोटेंसी की का यूज करके आपके यूजर्स के पैसे बचा सकते हैं। ऑल दो आपको तो, अगर ये चीज फीचर आपको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे वैसे तो, लेकिन हो सकता है कि भाई वो जो बंदा है जिसके पैसे कट रहे हैं ना, वो आपके ऊपर केस ठोक दे, और ये चीज मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आशा रखता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया होगा, और आप अब की बार जब भी कोई ऐसा क्रिटिकल सिस्टम डिजाइन कर रहे होंगे, तो इसके अंदर आप इस पॉइंट को जरूर कंसिडर करोगे। फाइनली यहाँ पे तुमने ये डिसीजन बना ही लिया है कि आज यहाँ से तुम Node.js का जो वर्जन मैनेजमेंट होता है उसको मास्टर करके जाओगे। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ, आपके अंदर एक ऐसी छोटी सी यूटिलिटी स्किल ऐड करने वाला हूँ, जो कि आपको डेवलपर से प्रो डेवलपर बनाएगी। देखिए आप अपने डेवलपर जर्नी के अंदर एज अ डेवलपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करते हो, और अगर ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो Node.js के अंदर बना हुआ है, और अगर आप Node.js के अंदर किसी प्रोजेक्ट को बनाते हो, तो उसके अंदर आपको एक चैलेंज फेस करनी पड़ती है। और ये जो चैलेंज है वो बहुत ही बड़ी दिक्कत करती है जब हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ काम करना होता है। तो ये चैलेंज क्या है, पहले तो वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि अभी आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, और वो एक Node.js का प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर आप यूज कर रहे हो Node.js 22। अभी आप अपना काम उसके ऊपर कंटिन्यू कर रहे हो, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो हाफ डन हो चुका है। अभी सडनली क्या हुआ कि प्रीवियस प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, जो कि आप ऐसा बोल सकते हो कि वो एक लेगेसी प्रोजेक्ट है, और अभी ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, और वो जो Node.js का जो प्रोजेक्ट है वो Node.js 20 यूज कर रहा है। नाउ यही से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप यहाँ पे अभी करंटली यूज कर रहे हो Node.js 22 वर्जन, लेकिन अभी हमको स्विच करना है Node.js 20 के ऊपर। तो अभी आप ये चीज कैसे करेंगे? तो आपके दिमाग में पहला आइडिया तो ये आएगा कि चलो ना
यहाँ पे हम Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे Node.js और इतना लिखने के बाद यहाँ पे आप चले जाएंगे डाउनलोड सेक्शन के ऊपर। अभी आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे Node.js 20 का वर्जन और सिंपली यहाँ पे इसे विंडोज के लिए डाउनलोड करेंगे। लेकिन रुको, क्या आपको लगता है कि इस तरह से ये जो Node.js के वर्जन्स की जो exe फाइल्स होती है उसको आप ऐसे मैन्युअली डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर यूज करेंगे? और क्या एक अच्छा तरीका है इस तरह से Node.js के वर्जन चेंज करने का? देखिए, ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो अभी आपका जो करंट वर्जन है, जो कि आप 22 यूज कर रहे थे, वो रिप्लेस होके Node.js 20 हो जाएगा। और अगर आपको वापस से Node.js 22 का यूज करना होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने जो लेगेसी प्रोजेक्ट आपके पास आया था उसके अंदर जो वर्जन यूज किया उसका काम अभी नहीं है और अभी आपको स्विच बैक करना है अपने Node.js 22 के ऊपर, तो वापस से आपको ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही दिमाग खराब करने वाला काम है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे एक यूटिलिटी को इंस्टॉल करेंगे और ये बहुत ही पावरफुल यूटिलिटी है। अगर इसको यूज करने लगेंगे तो आप इसके साथ स्टिक हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी यूटिलिटी है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है NVM डाउनलोड। तो ये जो NVM यूटिलिटी है वो यहाँ पे बनाई गई है हमारे नोड वर्जन मैनेजमेंट के लिए। तो इस यूटिलिटी का यूज करके हम यहाँ पे मल्टीपल Node.js के वर्जन्स को मैनेज कर सकते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बताना चाहता हूँ कि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप जैसे ही अपना टर्मिनल ओपन करेंगे तो आप जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर होंगे वो प्रोजेक्ट का जो रिक्वायरमेंट होगा Node.js वर्जन का वो अपने आप स्विच हो जाएगा और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो कि आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ओपन कर लिया ये गिटहब रेपोजिटरी, जो कि यहाँ पे कोरी बटलर का एक रेपोजिटरी है। और यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा NVM फॉर विंडोज। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड के ऊपर। अभी यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड के लिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे और ये जो NVM setup.exe है इसको आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अभी हमारा ये जो सेटअप है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और अभी हम इसे ओपन करेंगे। तो आपको इसे सिंपली नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन मेरे सिस्टम के अंदर ये जो NVM है वो पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करने वाला। तो इसे हम अभी यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको टर्मिनल ओपन करनी है। तो मैंने यहाँ पे पावरशेल टर्मिनल को ओपन कर दिया है और इसको आपको रन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये चीज आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं टर्मिनल और यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करके आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। अभी यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूँ पहले तो हमारा NVM का वर्जन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे NVM वर्जन। तो ये वही वर्जन है जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और साथ में एक और चीज हम देखेंगे कि यहाँ पे अभी जो Node.js का वर्जन है जो कि मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है वो कौन सा है। तो यहाँ पे अभी मैं लेटेस्ट वाला यूज कर रहा हूँ जो कि है 22.14.0। अभी ये सोच लेते हैं कि अभी हमारे पास वो जो लेगेसी प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट आई जिसके अंदर हमें Node.js का 20 वर्जन चाहिए था, तो उसको हम यहाँ पे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग NVM। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिखेंगे NVM लिस्ट अवेलेबल और जैसे ही आप ये कमांड टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी वो सारे Node.js के वर्जन्स की जो कि यहाँ पे अभी करंटली इन डेवलपमेंट है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट के अंदर है। तो हम ज्यादातर केसेस के अंदर लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाले ही यूज करते हैं। तो अभी हमारा जो इंस्टॉल्ड वर्जन है वो तो ये वाला है 22.14.0, लेकिन हमें चाहिए 20 वाला। तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं NVM इंस्टॉल और अभी हमें ये जो वर्जन इंस्टॉल करना है वो फॉर एग्जांपल 20.19.0 चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे 20.19.0 और यहाँ पे अभी हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आ चुका है डाउनलोडिंग Node.js वर्जन 20.19.0। हमारा ये जो वर्जन है वो यहाँ पे डाउनलोड होके इंस्टॉल हो चुका है। और अभी हम क्या करेंगे, इसको हमें यूज करने के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज कर सकते हैं जो कि है NVM यूज। तो अभी हम पहले हमारा जो वर्जन है वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Node-v। तो अभी हमारा लेटेस्ट वर्जन के ऊपर है और अभी मैं चाहता हूँ कि मैं स्विच करूँ Node.js 20 के अंदर। तो यहाँ पे लिखूंगा NVM यूज
20.19.0 और यहाँ पे करेंगे अभी एंटर। तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है नाउ यूजिंग Node.js 20 और अभी अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे Node-V करके तो अभी हमारा जो वर्जन यूज हो रहा है वो है Node 20। तो था ना ये बहुत ही इजी टास्क। तो अभी आप ये सोच रहे होगे कि ये तो हुई कि मेरे को अगर स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे अभी आपको लेटेस्ट वर्जन यूज करना है जो कि अभी इन डेवलपमेंट है। तो अभी हमने यहाँ पे जो करंट वाला जो वर्जन देखा था 23.11.0 तो वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे वर्जन नंबर स्पेसिफाई कर दीजिए या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं nvm install और यहाँ पे आप लिखेंगे लेटेस्ट और जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे तो यहाँ पे अपने आप आ चुका है 23.11.0 तो इसे ये डाउनलोड करेगा। तो हमारे ये वाला जो Node.js का वर्जन है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और अभी आपको ये देखना है कि आपके पास कौन कौन से जो Node.js के वर्जन है वो इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे आप यूज करते हो nvm list कमांड का तो आपको यहाँ पे 3 वर्जन दिखेंगे जो कि हमने यहाँ पे अभी इंस्टॉल किए हैं। एक तो ये अभी हमने इंस्टॉल किया, ये पहले से था और ये अभी हमारे वो लेगेसी प्रोजेक्ट वाले रिक्वायरमेंट के लिए हमने ये इंस्टॉल किया था। तो आप यहाँ पे ये जो स्टार सिंबल देख रहे हो उसका ये मीनिंग है कि आप यहाँ पे अभी करंट ये वर्जन यूज कर रहे हो। और इसका एक और तरीका है ये वर्जन निकालने का, आप यहाँ पे लिख सकते हो nvm current और इस तरह से भी आप यहाँ पे Node.js का वर्जन गेट कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम स्विच करने वाले हैं वापस से Node.js 22 के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा nvm use 22.14.0। तो यहाँ पे अभी मैं आ चुका हूँ Node.js के जो वर्जन है जो कि है 22.14.0 के ऊपर। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं चलूंगा डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर मैं मूव करूंगा जिसका नाम मैंने रखा है प्रोडक्शन प्रोजेक्ट। अभी इसको हम यहाँ पे ओपन करने वाले हैं VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं करूंगा कोड डॉट और ये जो प्रोजेक्ट है ये हो सकता है आपका कोई Node.js का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले तो हम करेंगे npm init y जिससे हमारा एक यहाँ पे पैकेज जेसन क्रिएट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास है Node.js का 22 वर्जन, लेकिन मुझे ये जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करनी है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो यूज होगा हमारे Node.js 20 के ऊपर। तो वो आप लेगेसी प्रोजेक्ट वाला सिनेरियो यहाँ पे पकड़ सकते हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो लेगेसी प्रोजेक्ट था उसके अंदर एक फाइल होगी जो कि ज्यादातर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के अंदर यूज की जाती है। तो यहाँ पे आप बनाएंगे एक फाइल .nvm_rc और यहाँ पे ये जो .nvm_rc फाइल है वो आपको हेल्प करती है कि ये जो nvm टूलकिट हमने यहाँ पे इंस्टॉल की है उसको ये आइडेंटिफाई कराएगी कि भाई तुम्हें यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर इसके अंदर जो वर्जन मेंशन होगा वो वाला वर्जन यूज करना है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, पहले तो चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन से वर्जन्स है और फिर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एक वर्जन नंबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20.19.0 जो कि हमारी इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है एंड देन यहाँ पे हम इसे सेव करेंगे। अभी यहाँ पे इस फाइल को हम क्लोज करेंगे और आप यहाँ पे ऐसा सोचिए कि ये जो प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये जो फाइल है वो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी और अगर आपका एक कोई न्यू प्रोजेक्ट है तो आप इस तरह से .nvm_rc फाइल क्रिएट करके इसके अंदर वर्जन मेंशन करेंगे। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी आपके सिस्टम के अंदर nvm है तो आप यहाँ पे लिखेंगे nvm use, दैट्स इट। ये कमांड आपको लिखना है और यहाँ पे अभी एंटर करना है। तो यहाँ पे मुझे nvm use किया तब एक एरर मिल रही थी। तो यहाँ पे हम वापस से एक बार करते हैं nvm use। तो आप देखिए यहाँ पे आ रही एक्टिवेशन एरर और इसका ये रीजन है कि यहाँ पे ये जो nvm use कमांड है वो विंडोज में बहुत ही इजीली काम नहीं करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो nvm use लिखना है एंड देन यहाँ पे आप लिखेंगे डॉलर और उसके बाद आपको राउंड ब्रैकेट ओपन करना है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे गेट एंड देन यहाँ पे लिखेंगे ./.nvm_rc एंड देन ये जो राउंड ब्रैकेट है उसे क्लोज करेंगे। नाउ इतना करने के बाद यहाँ पे हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है यस करने को। तो यहाँ पे हमने कर दिया है यस और अभी अगर हम करेंगे Node-V तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो वर्जन है वो चेंज होके हो गया है 20.90.0 और यही चीज अगर हम यहाँ पे करते लेट्स से 22.40.0 के अंदर और वापस ये कमांड
हम अगर रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा नया वाला वर्जन जो कि इस फाइल के अंदर था। तो ये जो फाइल है वो आपके प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर के अंदर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये जो वर्जन चेंज है वो एक फाइल के थ्रू करना चाहते हो, जिससे डेवलपर को भी ये पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला पर्टिकुलर वर्जन यूज हो रहा है और वो उसे स्विच कर सकता है यूजिंग एनवीएम यूटिलिटी। अभी आपको ये जो कमांड है वो थोड़ा आपको एनोइंग लग रहा होगा कि ऐसा कमांड मैं बार बार क्यों टाइप करूं। तो अगर आपको इस वे में करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि किस तरह से आप इस चीज को ऑटोमेट कर सकते हो, यानी कि आप जैसे ही कोई नोड.जेएस का वर्जन यूज करेंगे और किसी प्रोजेक्ट को अपने वीएस कोड के अंदर ओपन करने के बाद टर्मिनल ओपन करेंगे तो आपका ये जो नोड.जेएस का वर्जन रिक्वायरमेंट होगा वो अपने आप ही स्विच हो जाएगा और आपको कोई भी कमांड रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो चीज है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक पावर शेल स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे अभी हम चलेंगे टर्मिनल के अंदर। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पे लिखना है नोटपैड एंड देन आप यहाँ पे लिखेंगे $प्रोफाइल एंड यहाँ पे अभी आपको एंटर करना है। नाउ ये आपको पूछेगा एक फाइल क्रिएट करने के लिए, तो एक पावर शेल फाइल क्रिएट करेगा जो कि PS1 फाइल। तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे और ये जो फाइल है वो एक एम्प्टी फाइल होगी। इसके अंदर आपको स्क्रिप्ट राइट करनी होगी, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है वो मेरे पास पहले से है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो सेकंड टैब है उसके अंदर ये फाइल मैंने रखी हुई है, तो इसे मैं कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे आके मुझे इसे पेस्ट करना है। अभी इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये फंक्शन हमने क्रिएट किया जो कि हम जनरली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं उसी सेम वे में, और इसका हमने नाम दिया है यूज एनवीएम आरसी। तो ये फंक्शन का काम है एनवीएम आरसी फाइल का यूटिलाइजेशन करना। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया प्रोजेक्ट रूट और यहाँ पे हम लोकेशन गेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का जहाँ पे ये एनवीएम आरसी रखी हुई है और जहाँ से ये पावर शेल स्क्रिप्ट है वो ऑपरेट हो रही है। अभी यहाँ पे हमने एनवीएम आरसी का पाथ गेट किया और उसे ज्वाइन पाथ मेथड की हेल्प से यहाँ पे हमने .nvm rc का जो पूरा पाथ है वो हमने यहाँ पे कॉन्केटिनेट किया। अभी यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये nvm rc पाथ है जो कि .nvm rc फाइल है वो एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। बिकॉज ये क्यों चेक करना है हमें कि हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर .nvm rc फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप किस तरह से वर्जन चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हमें एरर ना मिले, जिस केस के लिए हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाई है। देन हमने यहाँ पे वर्जन को गेट किया है, तो यहाँ पे हमने गेट कंटेंट लिखा है और ये जो फाइल है उसके अंदर से हमने स्ट्रिंग को आउट करके यहाँ पे इस वर्जन के अंदर स्टोर किया है। नाउ इस वर्जन के ऊपर हमने थोड़ी सी ट्रिमिंग अप्लाई की है, जिससे अगर ये जो हमारा जो वर्जन नंबर होगा जो कि ये वाला जो वर्जन है उसके अंदर अगर आगे पीछे कुछ स्पेस वगैरह होगी तो वो अपने आप ही रिमूव हो जाएगी। इसके लिए हमने यहाँ पे ट्रिम मेथड को कॉल किया है एंड देन ये जो वर्जन है अगर हमें मिल जाता है तो यहाँ पे हम एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे ऑटो स्विचिंग टू नोड.js वर्जन, और जो भी वर्जन होगा वो वर्जन नंबर आएगा और फिर हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे nvm use $वर्जन। अभी आपको पता होगा कि अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो तो कॉल भी करना होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज nvm rc करके ये जो फंक्शन है उसे कॉल किया है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी स्क्रिप्ट है, तो इसे आपको सेव कर देना है एंड देन यू कैन क्लोज दिस विंडो। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो करंट वर्जन है नोड.js का वो एक बार चेक कर लेता है। तो यहाँ पे है 22.14.0 और अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा VS कोड विंडो उसे मैं एक बार क्लोज करूंगा। और अभी ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट जो कि आप ओपन करने वाले हो उसके अंदर हमारे पास जो लेटेस्ट वाला जो वर्जन था वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे करता हूँ nvm list, वो था हमारा 23.11.0। तो ये वाला जो वर्जन है वो ऐसा एज्यूम करते हैं कि आपके नए प्रोजेक्ट के अंदर यूज हो रहा है। तो इसके लिए अभी मैं इसे क्लोज करूंगा। तो ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे वापस से इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम VS कोड को ओपन करने वाला है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ओपन विद कोड, तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नाउ अभी मैं आपको यहाँ पे एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ चीजें जनरेट की है। यहाँ पे मैंने जैसे ही फोल्डर को ओपन किया तो अपने आप ही ये चीज मुझे पूछ रहा है कि क्या आप नोड.js वर्जन चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं यस पे क्लिक करूंगा। अभी मैं जैसे ही टर्मिनल ओपन करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने स्विच कर लिया है, नाउ यूजिंग नोड.js वर्जन 23.11.0। मैंने कुछ किया भी नहीं अभी तक, तो मैंने सिर्फ डायरेक्टरी को ओपन किया था। तो अभी आप देखेंगे अगर नोड.js का वर्जन तो वो स्विच होकर ऑटोमेटिकली हो चुका है 23.11.0। तो
मैं अभी आपको इसको एक और बार दिखाता हूँ बिकॉज़ आपको ये चीज़ अभी दिखी नहीं होगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापस से यहाँ पे एक वर्ज़न लिखता है 22.14.0 और आपको डेमो देने के लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल को किल कर दूँगा और अभी यहाँ पे मैं टर्मिनल को वापस ओपन करूँगा। तो यहाँ पे हम टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल करूँगा या फिर आप कंट्रोल प्लस टिल्ड भी प्रेस कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने न्यू टर्मिनल को किया तो आप देखिए यहाँ पे वापस से मुझे एक प्रॉम्प्ट आ गया, डू यू वांट टू डू द चेंजेस, यानी कि वर्जन क्या चेंज करना चाहेंगे आप। तो यहाँ पे आप यस करेंगे, ऑटो स्विचिंग टू नोड.js वर्जन 22.14.0। तो एक बार वर्जन चेंज चेक करके देखते हैं तो आप देखिए ऑटो स्विच हो चुका है। थी ना ये बहुत ही कमाल की चीज। और आपको ये जो पावर शेल स्क्रिप्ट है उसका भी यूटिलाइजेशन आप किस तरह से अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं वो भी थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। तो आई होप कि ये जो वीडियो है मैंने जो कि आपको नोड.js वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर पूरा एक ओवरव्यू दिया और आपको बहुत सारी चीजें शायद इसके अंदर मालूम चली होगी कि किस तरह से आप इफेक्टिवली अपने नोड.js प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो और वर्जन उसके अंदर मैनेज कर सकते हो। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी प्रोडक्ट बताने वाला हूँ जो कि मेरे लिए यहाँ पे गेम चेंजर साबित हुई। देखिए ये जो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए हर क्लिक के ऊपर 100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। देखिए मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए मेरे लिए 100 मिलियन यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं और अभी जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता जाऊंगा तो मेरे लिए ये जो मनी है वो उतने एक्स बढ़ती जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए ये यहाँ पे गेम चेंजर साबित हो रही है। लेकिन रुको रुको, अगर ऐसा हो कि ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर रेवेन्यू जनरेट होना बंद हो जाए और मेरी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे क्रैश हो रही हो तो फिर मुझे कैसा झटका लगेगा। मेरे जो इस साइट के जो यूजर्स है वो यहाँ पे अगर क्लिक ही ना करे या फिर क्लिक करे तो उनको कुछ रिस्पॉन्स ही ना मिले तो ये जो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट करना बंद कर देगी और यहाँ पे हो सकता है कि मुझे बहुत सारा लॉस हो जाए। तो वो लॉस कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे VS कोड में चलते हैं और अभी इस प्रोडक्ट के अंदर हम लॉस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं चलता हूँ VS कोड के अंदर और ये जो मेरी टर्मिनल है उसे मैं यहाँ पे किल कर दूंगा और अभी चलते हैं इस app.jsx के अंदर और यहाँ पे मैंने इसका पूरा कोड लिखा हुआ है। नाउ ये जो रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है इसके अंदर आप चीज देखिए कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये जो काउंटर है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, जिससे मेरे 100 मिलियन यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे लॉस करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली एक एरर थ्रो कर दूंगा, थ्रो न्यू एरर, और ले भाई डूब गई तेरी कंपनी। नाउ ये जो मैसेज है वो यहाँ पे मेरी फ्रंट एंड के अंदर आने वाला है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ npm run dev और अभी क्या होगा कि अभी ये जो मेरी एप्लीकेशन है वो डेवलपमेंट मोड में है तो यहाँ पे रन कर रही है 5173 पे। तो यहाँ पे मैं डेमो के लिए आपको 5173 पे इसे रन करके दिखा रहा हूँ। नाउ यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे कंसोल पे जाएंगे और अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखिए रेवेन्यू 0। अभी अगेन क्लिक करूँ आप देखिए रेवेन्यू 0 और यहाँ पे एक मस्त मैसेज आ रहा है, ले भाई डूब गई तेरी कंपनी। तो अभी अगर मुझे इस चीज से बचना है और मेरी कंपनी को यहाँ पे डूबने से बचाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ मालूम है आपको। अभी ये जो फ्रंट एंड की जो एप्लीकेशन है जो कि रिएक्ट के अंदर जो मुझे एरर्स मिल रही है वो तो मुझे कभी पता ही नहीं चलने वाले। बिकॉज आपके बैकएंड के अंदर तो क्या होता है कि जब भी इस एप्लीकेशन का कोई बैकएंड होगा तो उसके अंदर तो मुझे ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई एरर आ रही है बिकॉज वहाँ पे लॉगर्स वगैरह यहाँ पे अप्लाई किए होते हैं। लेकिन फ्रंट एंड के अंदर अगर कोई एरर है तो वो मैं कैसे पता लगाऊं। तो उसके लिए आज ये पूरा वीडियो है और उसी के लिए मैंने आपको ये 100 मिलियन वाली जो प्रोडक्ट है वो आपको दिखाई और पूरा सोर्स कोड आपके साथ शेयर किया। तो अभी इसे डूबने से बचाने के लिए मुझे ये पहले तो पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में जो मेरी एप्लीकेशन है उसके अंदर कहीं पे एरर है, लेकिन वो मैं पता कैसे लगाऊं। उसके लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टूल है जो कि एक बहुत ही पावरफुल टूल है और वो है हमारा सेंट्री। तो यहाँ पे आप लिखेंगे sentry.io और जैसे ही आप sentry.io लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन होके मिलेगी। नाउ ये जो वेबसाइट है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पे मेरा ये जो इसका एक सेपरेट एनवायरनमेंट है जो कि मेरे नाम से यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे आ चुका है। अभी इसके अंदर मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है रिएक्ट। नाउ रिएक्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे सिंपली यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नाम देना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100 मिलियन प्रोडक्ट एंड देन यहाँ पे मुझे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है।
अभी इतना हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, इन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं तो इसे मैं सिंपली कॉपी करूंगा। तो ये एक पैकेज है सेंट्री का, इसे इंस्टॉल करने के बाद ये सेंट्री क्या करेगा, मुझे हेल्प करेगा मेरे 100 मिलियन का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर से बग फाइंड आउट करने के लिए। और ये क्या करेगा, मेरे वेबसाइट के ऊपर कंटिन्यूसली लिसन करेगा और जैसे ही वहां पे कुछ इवेंट फायर होगी, जैसे ही कुछ एरर आएगी, तो फिर ये मुझे यहाँ पे रिपोर्ट करेगा एंड देन उसके ऊपर मैं एक्शन ले सकता हूँ मेरे फ्रंट एंड एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पे मैं इसे किल कर दूंगा। नाउ इसे हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे नीचे और यहाँ पे इन्होंने कोड दिया हुआ है कॉन्फ़िगरिंग एसडीके। तो यहाँ पे इस कोड को हम कॉपी करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड देन आपको चले जाना है अपने main.jsx के अंदर। अभी आप देखिए यहाँ पे जो main.jsx है उसके टॉप में यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है एज इट इज। अभी वापस चलते हैं हमारे इस कोड के अंदर और यहाँ पे आप देखिए इन्होंने एक और लाइन यहाँ पे दी हुई है जो कि है अपलोड सोर्स मैप्स। तो अभी ये जो सोर्स मैप है वो एक्चुअली में हेल्प करते हैं यहाँ पे सेंट्री को कि वो जो आपके कोड के अंदर से जो एग्जैक्ट लाइन नंबर होगा जहाँ पे ये एरर जनरेट हो रही है वो लाइन नंबर आपको यहाँ पे दिखाएगा। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जाना है तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक सोर्स मैप के ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं वापस से टर्मिनल के अंदर और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूंगा। अभी यहाँ पे मुझे एंटर प्रेस करना है, देन यहाँ पे अगेन हम एंटर प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पे सेंट्री का अकाउंट ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ पे मुझे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू। अभी इतना हो जाने के बाद हमें वापस चले जाना है अपने टर्मिनल में और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे व्हाइट, बिकॉज ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो व्हाइट की हेल्प से बना हुआ है। अभी यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि क्या मैं यहाँ पे व्हाइट प्लगइन इंस्टॉल करूँ यहाँ पे सेंट्री के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा यस। अभी यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि क्या आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे सेटअप है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नो, बिकॉज वो सेटअप नहीं है। इतना हो जाने के बाद अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ स्टेप्स दी हुई है कि सबसे पहले तो आपको करना है npm run build, बिकॉज ये जो एरर्स आएगी वो आएंगी आपके प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो एक बिल्ड क्रिएट करनी होगी। तो हमने यहाँ पे एक बिल्ड क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कुछ सेंट्री के अंदर कुछ फाइल्स अपलोड हुई और यहाँ पे इसने कुछ सोर्स मैप के रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट की और उसे अपलोड कर दी सेंट्री के ऊपर। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फाइल बन के आ चुकी है और यहाँ पे व्हाइट कॉन्फ़िग के अंदर भी यहाँ पे सोर्स मैप इनेबल हो गए हैं और यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। अभी आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे व्हाइट के अंदर प्रोडक्शन कोड को रन करने के लिए हमें एक कमांड मिलता है, उसे हम रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm run preview। तो जैसे ही हम ये कमांड रन करेंगे तो हमारा ये जो डिस्ट फोल्डर है जो कि यहाँ पे जनरेट हुआ है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और ये जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारे 4173 पोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ 4173 पोर्ट के ऊपर और यहाँ पे वापस से कंसोल को हम ओपन कर लेंगे और इसे राइट साइड ले जाएंगे। नाउ आप देखिए कि यहाँ पे मैं हूँ इस सेंट्री के अंदर और यहाँ पे मुझे चलना है टेक मी टू द इश्यू। तो यहाँ पे मुझे इश्यूज के अंदर ले जाएगा और अभी आपको यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं दिखेगा। आप देखिए यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूँ बिकॉज हमने ये सेटअप कर लिया है। तो यहाँ पे अभी मैं क्लिक करने वाला हूँ इस बटन पे जो कि हमें मिलियंस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए एरर आई, अनकॉट एरर, ले भाई डूब गई तेरी कंपनी। लेकिन अभी हम इसे बचाने वाले हैं डूबने से। तो यहाँ पे मैं वापस से चलता हूँ और यहाँ पे एक देखिए मैसेज आ रहा है इवेंट वॉज रिसीव्ड। तो यहाँ पे कुछ तो रिसीव हुआ है और अभी आप देखना कि यहाँ पे ये जो एरर्स है वो इसने कैच कर लिए और पूरा कोड दे दिया कि एक्चुअली में यहाँ पे ये आपकी एप्लीकेशन के अंदर कहाँ पे एरर है। तो इसने बताया कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें एक फंक्शन है हैंडल काउंटर और वो है लाइन नंबर 11 के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे कोड के अंदर चेक करेंगे तो यहाँ पे चलते हैं हम app.jsx के अंदर। तो लाइन नंबर 11 पे देखिए हमारी एक एरर है और इसने परफेक्टली गेस किया और हमें बता दिया है कि यूजर यहाँ पे एरर फेस कर रहा है तो प्लीज इसे सॉल्व करो। तो अगर मैं यहाँ पे वापस इश्यू में जाऊँ तो आप देखिए यहाँ पे इसने प्रायोरिटाइज कर दिया है इस इश्यू को और अभी इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक्शन ले सकता हूँ। तो एक्शन हम क्या लेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। अभी हम इसको जैसा था वैसा ही बनाने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसे हटा दूंगा और यहाँ पे सिंपल ये जो मेरा पुराना कोड था उसे यहाँ पे ला देंगे।
अभी यहाँ पे हम वापस से बिल्ड बनाएंगे npm run build। तो ये जो बिल्ड है वो वापस से यहाँ पे सेंट्री के ऊपर अपलोड होगी और अभी हम वापस से करेंगे npm run preview। तो अभी चलते हैं वापस से अपने ब्राउजर के अंदर और इसे हम रिफ्रेश करेंगे और अभी देखना कि हमारे जो 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो यहाँ पे वापस से आ गए हैं और अभी हमारी जो कंपनी है वो डूबने से बच गई है। तो अभी हम चलेंगे इश्यूज के अंदर और यहाँ पे हमें एक रिव्यू के अंदर ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो इश्यू है वो हमने सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे हम कर देंगे रिजॉल्व पे क्लिक, जिससे ये जो इश्यू है वो चला जाएगा रिजॉल्व कैटेगरी में और अभी हम यहाँ पे टेंशन फ्री होके मिलियंस में कमा सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो का पर्पस पता चला होगा। देखिए, ये जो पूरा सिनारियो है वो मैंने इसलिए क्रिएट किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है उसके अंदर एरर हैंडलिंग का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, फ्रंट एंड एप्लीकेशन के अंदर जब यूजर कोई एरर फेस करता है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो सेंट्री जैसे टूल होता है उसका आप यूज कर सकते हो और वो आपको बताएगा कि एक्चुअली में फ्रंट एंड एप्लीकेशन में कहाँ पे कौन सी एरर है और फिर उसके अराउंड आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन को। और अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।